अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। मोहिउद्दीन नवाब की नावल गंदी गली की तीसरी और आखिरी किस्त पेश खिदमत है। तो आइए शुरू करते हैं। सायरा ने कहा, जनाब माहिर नफ्सियात साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि दादा जान भी बाहर बैठकर अपने हिस्से की मोहब्बत हासिल कर रहे हैं? हाँ, आदमी रोटी के बगैर कुछ रोज़ ज़िंदा रह सकता है, मोहब्बत के बगैर भी ज़िंदा रहेगा, मगर महरूमी के पहले ही दिन से दिमागी मरीज़ बनता चला जाएगा। दुनिया के 90% बूढ़े दिमागी मरीज़ होते हैं। मोहब्बत से महरूमी के सबब वो तरह तरह की बचकाना हरकतें करते हैं। हम इन्हें समझने के बजाय कहते हैं कि बड़े मियाँ का दिमाग चल गया है। जुनैद ने पूछा, दादा जान जो कर रहे हैं क्या अच्छा कर रहे हैं? बुरा क्या कर रहे हैं? फैसल भाई, अभी ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। तो फिर इंतज़ार करो, बात रफ्ता रफ्ता समझ में आ जाएगी। फ़ायज़ा ने कहा, अगर हमारे वालिदैन को मालूम होगा तो वो दादा जान को बातें सुनाएंगे। परवाह ना करो, इन्हें कम सुनाई देता है, मगर हम तो सुनते हैं। अगरचे हम इनके पास बहुत कम जाते हैं, ताहम इनसे मोहब्बत तो है। आखिर वो हमारे दादा हैं। अम्मी ताने देकर बातें सुनाती हैं तो मेरा दिल दुखता है। हम सब का दिल दुखता है, वो हम सब के दादा हैं। हम ये बात अपने वालिदैन को नहीं बताएंगे और चोरी छुपे दादा जान की स्टडी करते रहेंगे कि एक बूढ़ा शख्स मोहब्बत की कमी को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है। वो सब फैसल की बात से मुत्तफिक हो गए। इस दिन से इनकी नज़रें दादा जान के ताक़ुब में रहने लगीं। समद यार खान इब्तिदाई चंद रोज़ तक दुश्वारी महसूस करते रहे। इनकी समझ में नहीं आता था कि बड़ी बी को किस तरह मुखातिब या मुतवज्जा करें। वो अपने अंदर झाँक कर अच्छी तरह यकीन कर चुके थे कि इस उम्र में आदमी गुनाह नहीं कर सकता, कोई छिचोरी हरकत नहीं कर सकता। फिर मैं क्यों डरता हूँ? ये सवाल वो खुद से करते थे, लेकिन उधर जाने का हौसला नहीं पाते थे। वो एक सुबह नींद से बेदार हुए, मुँह धोने के बाद कंघी उठाई, फिर टूटा हुआ आईना देखकर मांग निकालने लगे। पहले वो सुबह उठने के बाद मुँह नहीं धोते थे, आंखें तक साफ़ नहीं करते थे, दरवाजे की तरफ मुंह उठाकर आवाज़ देते थे, मुझे नाश्ता देने वाला, कोई चाय पिलाने वाला है? अब वो नाश्ता नहीं मांगते थे, आँख खुलते ही गली में पहुंचना चाहते थे। ख्याल आता था अपना हुलिया दुरुस्त रखना चाहिए, मुंह गंदा रहेगा, बाल बिखरे रहेंगे तो वो क्या सोचेगी। उन्होंने कंघी करने के बाद सिराने हाथ बढ़ाया जहाँ ऐनक रखी रहती थी। वो ज़रा ठिठक गए। ऐनक किसी रंगीन कपड़े में लिपटी हुई थी। रात को सोने से पहले वो रंगीन कपड़ा इनके सिराने नहीं था। उन्होंने ऐनक उठाकर देखा, एक तरफ धागा बांधा तो साफ नज़र आने लगा। वो रंगीन कपड़ा एक छोटा सा रुमाल था और इस रुमाल में पिन के साथ एक पर्ची मुंसलिक थी। पिन को निकालकर उन्होंने एक तरफ रखा और पर्ची को आँखों के बिल्कुल करीब कर लिया। इसे पढ़ने लगे। लिखा था, मैं बड़ी बी का रुमाल हूँ। इनकी चौखट के सामने गली में पड़ा था। हवा का शरीर झोंका, मुझे आपके सिरहाने ले आया है, प्लीज़ मुझे मेरी मालका तक पहुँचा दें। समद यार खान की सांसें तेज़ तेज़ चल रही थीं, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अभी उधर ध्यान नहीं जा रहा था कि रुमाल हवा से उड़कर इनके पास कैसे आ गया, फिर खुद रुमाल ने ये पर्ची कैसे लिखी। अभी तो इस रुमाल से खुशबू के झोंके आ रहे थे। जिसके दरवाजे तक जाने का हौसला नहीं था, इसका रुमाल हाथों में आ गया था। वो मारे खुशी से थर थर काँप रहे थे। खुशी की इंतहा ये थी कि वहाँ से उठकर गली के दरवाजे तक नहीं जा सकते थे। अगर वो एक कदम उठाते तो दूसरी तरफ पड़ता, लड़खड़ा कर रह जाते। वो तकरीबन 15 मिनट तक गुमसुम बैठे रहे। फिर इन्हें होश आया कि वो पर्ची इनके कांपते हुए हाथों से निकलकर कहीं चली गई है। उन्होंने जल्दी से ऐनक लगाई, बैठे ही बैठे दूर तक नजरें दौड़ाने लगे। वो पर्ची नज़र नहीं आ रही थी। वो पर्ची चारपाई से बैठे बैठे खिसक कर फर्श पर आए, चारों तरफ नज़र दौड़ाई। वहाँ काफ़ी काट कबाड़ फैला हुआ था। वो एक एक चीज़ हटाकर नहीं देख सकते थे। वो अपना ही बोझ इधर उधर ले जाते थे, यही बहुत था। रुमाल बिस्तर पर रखा हुआ था। इसे देखकर वो मुस्कुराने लगे।
चूँकि दांत नहीं थे इसलिए मुस्कुराहट के अमल में मुंह खुल जाता था। इसकी खुशबू से उन्होंने दिल ही दिल में कहा, मोहतरमा खुशबू की दिल दादा हैं, नहायत ही नफासत पसंद खातून हैं। उन्होंने रुमाल को उठाया, फिर ख़ुद को फर्श से उठाने लगे। बदन का बोझ बुढ़ापे में महसूस होता है। वो किसी तरह उठकर खड़े हो ही गए। छड़ी का सहारा लेकर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए स्टोर रूम के दरवाजे पर आए। सायरा ने आवाज़ दी, दादा जान कहाँ जा रहे हैं? मैं नाश्ता ला रही हूँ। वो अपनी धुन में सहन से गुजर रहे थे। दोनों बहुएं सहन में बैठी हुई थीं। उन्होंने नथने फुलाकर गहरी सांस ली। फिर एक ने कहा, कितनी खुशबू आ रही है, क्या बड़े मियाँ फिर से जवान होने का इरादा रखते हैं? दूसरी बहू ने कहा, कुछ दिनों से देख रही हूँ ये साफ सुथरे रहने लगे हैं, बच्चों से धुले हुए इस्त्रीशुदा कपड़े मांग कर पहनते हैं, सुबह शाम कंघी करते हैं और मुस्तकिल ऐनक लगाए रहते हैं। आज से खुशबू लगाना शुरू किया है। आखिर इतना उम्दा परफ्यूम इन्हें कहाँ से मिल गया? खिड़की के पीछे खड़ी हुई सायरा ने सरगोशी में कहा, फ़ाइज़ा तुम भेद खोल दोगी, रुमाल में इतना परफ्यूम उंडेलने की क्या ज़रूरत थी? फ़ाइज़ा ने कहा, फिक्र न करो, हमारी माएँ सिर्फ बुड़बुड़ा कर रह गई हैं, उन्होंने रुमाल पर तवज्जो नहीं दी है। समदयार खान दरवाजे के बाहर चबूतरे पर बैठकर सांसें दुरुस्त करने लगे। दूर खुली हुई चौखट के बाहर बड़ी भी धूप खाने बैठी हुई थीं। समदयार खान ने सोचा, मैं मुखातिब करूँगा, सुनो ये तुम्हारा रुमाल मेरे पास आ गया है। वो पूछेगी कि ये तुम्हारे पास कैसे पहुँच गया? मैं कहूँगा हवा का झोंका ले आया, लेकिन ये मानने वाली बात नहीं है। किसी का रुमाल उसके घर से दूसरे के घर कैसे पहुँच सकता है? अब वो हैरान थे कि रुमाल तहरीर के साथ इनके पास कैसे पहुँच गया। किसी ने तो पहुँचाया होगा, लेकिन कौन पहुँचाएगा? वो पर्ची किसने लिखी होगी? ये सब कुछ गैब से तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो चुका है। मेरे दिल का भेद किसी को मालूम नहीं है। मैं गली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक नज़र रखता हूँ, कोई मुझे मोहतरमा की तरफ देखते हुए तो नहीं देखता। आखिर ये रुमाल किस फरिश्ते ने मुझ तक पहुँचाया है? ये मालूम करना ज़रूरी था कि वो रुमाल बड़ी बी का है या नहीं। अगर इनका होगा तो वो खुद ही बताएंगी कि वो मोहब्बत का पैगाम्बर इनके हाथ से निकलकर गंदी गली से गुजरकर मेरे बिस्तर तक कैसे पहुंचा होगा। वो चबूतरे से उठकर खड़े हुए और फिर छड़ी टेकते हुए सोचते हुए कदमों से करीब पहुँचे, मगर ये भूल गए कि कैसे मुखातिब करना चाहिए। बड़ी बी ने नज़रें उठाकर इन्हें देखा। नज़र मिलते ही रुमाल हाथ से छूट गया, ज़मीन पर गिरकर हवा से कांपने लगा, जैसे उड़ने के लिए पर तोल रहा हो। वो भी ऐनक लगाए हुए थीं। रुमाल पर नज़र पड़ते ही जल्दी से बोली, ये तो मेरा रुमाल है। वो तोतली थीं, एक नन्ही बच्ची की तरह बोल रही थीं। समदयार खान ने पूछा, ये तुम्हारा है? हाँ मेला है। मेला नहीं, साफ है। मैं इसको गंदा नहीं बोलती, ये गंदा नहीं है, मेला है मेला। अच्छा समझ गया, तुम्हारा है। वो रुमाल को उठाने के लिए छड़ी के सहारे झुके। वो हवा से लुढ़कता हुआ ज़रा दूर चला गया। वो छड़ी टेकते हुए आगे बढ़े, फिर झुके, फिर रुमाल उड़कर दूर हो गया। बड़ी भी हंसने लगी। इस बार उन्होंने आगे बढ़ते ही रुमाल को पहले छड़ी की नोक से दबा लिया, फिर झुककर उठा लिया। बड़ी बी ने पूछा, ये तुम्हें कैसे मिल गया? चूँकि वो दूर थे इसकी बात सुन न सके, करीब आकर रुमाल देते हुए बोले, नाचीज़ को समदयार खान कहते हैं। वो कान पर हाथ रखकर बोली, क्या कहते हैं? समदयार खान, मेरा नाम समदयार खान है। अच्छा, याल खान हो। मेरा नाम सुलेखा है। यहाँ बैठ जाओ, अच्छी धूप आ रही है। वो खुश होकर चौखट के करीब कराते हुए बैठ गए। छत पर से इनके पोते देख रहे थे। वो दोनों सोच भी नहीं सकते थे कि इनकी जासूसी हो रही है। समदयार खान ने बैठने के बाद पूछा, मेरे यहाँ बैठने पर तुम्हारे घर वालों को एतराज़ तो नहीं होगा? मेरे पास कोई नहीं आता, किसी को एतराज़ नहीं करना चाहिए। मैं भी यही सोचता हूँ, हमारी दुनिया में अब क्या रह गया है? चंद सांसें जो किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती हैं।
अगर एक दूसरे से बातें करते हुए ख़त्म हो जाएं तो ये हसरत नहीं रहेगी कि हमसे बातें करने वाला और हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो दिल ने कहा अब मैं तन्हा नहीं रहूँगा, मेरी दुनिया में सन्नाटा नहीं रहेगा, हम दोनों की आवाज़ इस गली में थरथराती रहेगी। याल खान, कैसी बातें करते हो? ऐसी बातें आधी सदी के बाद नहीं करते। तुम जैसी बातें कहोगी वैसी ही करूँगा। जब से तुम आई हो मैं तुम्हें तन्हा देख रहा हूँ। मैं भी तुम्हें तन्हा देखती हूँ। सुलेखा, हम जिंदा हैं, ज़िंदगी में अपनी अपनी कब्र अलग नहीं बना सकते। देखो तुम फिर वैसी ही बातें करने लगे। मेरी बातें गलत नहीं हैं। आदमी को मरने के बाद तन्हाई के कब्रिस्तान में छोड़ा जाता है। हम इस गंदी गली के कब्रिस्तान में दूर दूर नहीं रह सकते। 2 घड़ी पास बैठकर बातें कर सकते हैं। हाँ, बातें कर सकते हैं। वो दोनों ऊंचा सुनते थे, इसलिए ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे। छत पर खड़े हुए जुनैद ने कहा, पहले हम बच्चे थे, बातों का मफहूम दूर तक नहीं समझते थे। आज मालूम हो रहा है कि दादा जान बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बोलते हैं। फैसल ने कहा, अगर छुप छुप कर किसी इंसान का मुताला किया जाए तो इसकी बुराइयों के साथ साथ बहुत सी अच्छाइयाँ भी नज़र आती हैं। आज हमें दादा जान के ज़ख्म नज़र आ रहे हैं। फैसल भाई, इन्हें ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए। एक पड़ोसन दरवाज़ा खोलकर इन्हें देख रही है। देखने दो, वो दोनों मासूम हैं। इनके अंदर कोई गंदी गली नहीं है, कोई इन पर कीचड़ नहीं उछाल सकेगा। सायरा और फ़ायज़ा गली के दरवाजे पर थीं। उन्होंने पड़ोसन को झांकते देख लिया था। फ़ायज़ा जल्दी से दादा जान के पास आई और बड़ी भी को सलाम किया। समदयार खान ने खुश होकर कहा, सुलेखा, ये मेरी पोती फ़ायज़ा है। जुलेखा इसे दुआएं देने लगी। फ़ायज़ा ने कहा, दादा जान, नाश्ता ठंडा हो रहा है, चलिए। वो वहाँ से उठना नहीं चाहते थे। इन्हें भूख लग रही थी मगर बर्दाश्त कर रहे थे। फ़ायज़ा इनका बाजू पकड़कर उठने के लिए सहारा दे रही थी। वो उठते हुए बोले, मैं नाश्ता करने के बाद आऊँगा, तुम यहाँ रहोगी? अब धूप जा रही है, मैं लिहाफ में जाऊँगी। 2 बजे धूप हमारे दरवाजे पर आती है, तुम उधर आ जाना। वो छड़ी टेकते हुए फ़ायज़ा के साथ स्टोर रूम में आ गए। सायरा ट्रे में नाश्ता रख कर ला रही थी। इसकी अम्मी ने कहा, आज बड़े मियाँ को अंडे का पोच और घी के पराठे दिए जा रहे हैं। क्या ये बड़ी बड़ी फरमाइशें करने लगे हैं? अम्मी, आप खामखा दादा जान के पीछे पड़ जाती हैं। मैं अपनी मर्ज़ी से ये नाश्ता ले जा रही हूँ। वो बेटी को घूर कर रह गई। दिली दिल में सोचा, ये अचानक दादा जान के लिए इतनी मोहब्बत कैसे उमड़ आई है। वो तेज़ी से चलती हुई किचन में आई। समीना से कहा, घर का खर्च मैं चलाती हूँ, इन बच्चों को क्या मालूम, अगर मैं अखराजात में कमी ना करूँ तो इनके बाप की कमाई पूरी नहीं पड़ेगी। महीने के आखिर में पाकों की नौबत आ जाएगी। आखिर ये अंडे और पराठे किस खुशी में गए हैं? समीना ने कहा, आपा, मैंने मना कर दिया था, मैं चाय और सूखी रोटी भेज रही थी। सायरा ने पप्पू को दुकान पर भेजकर पैसों से घी और अंडा मंगवाया है। क्या कह रही हो? जी हाँ, फ़ायज़ा और फैसल ने कहा है कि वो रात को अपने पैसों से 1 पाव दूध लाया करेंगे जो दादा जान को पिलाया जाएगा। या अल्लाह, मैं क्या सुन रही हूँ? क्या लड़के लड़कियों का दिमाग चल गया है? क्या ये बड़े मियाँ को पहलवान बनाना चाहते हैं? समीना मुस्कुराकर रह गई। वो भी अपने भांजे भांजियों के राज में शरीक थी। इसकी आफत तन तनाती हुई सहन में आई। फ़ायज़ा की अम्मी को आवाज़ देकर नीचे बुलाया। वो अपने शौहर समेत आ गईं। तमाम बच्चे भी सहन में जमा होने लगे। उन्होंने पूछा, तुम लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? क्या रोज़ बड़े मियाँ को अंडे पराठे खिलाए जाएंगे? जानते हो घी और अंडे कितने महंगे हैं? मैंने सुना है इन्हें रोज़ दूध पिलाने का भी इरादा है। जुनैद ने कहा, अम्मी, अब फिक्र न करें, घर के अखराजात पर बोझ नहीं पड़ेगा। हम अपने जेब खर्च से इन्हें खिला रहे हैं। तुम सब अपने अपने खर्च से 1 हफ्ता ही खिला सकते हो। असद यार खान ने कहा, भाभी, ये बच्चे मेरे खर्च से माहाना 20 रुपये का मुतालबा कर चुके हैं। अहमद यार खान ने अपने कमरे से निकलकर कहा,
اور بیگم میں بھی ماہانہ 20 روپے دینے پر مجبور ہوں۔ سچ پوچھو تو ان بچوں کے جذبات دیکھ کر مجھے شرم آئی ہے۔ میں اپنے باپ کے لیے وہ نہیں کر سکا جو یہ اپنے دادا کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ بچوں کو غصے سے دیکھتے ہوئے بولی، ماں کے لیے تو کوئی جذبہ نہیں ہے۔ میں نے مصیبتوں سے پیدا کیا، ایک ایک بچے کو 2 برس تک دودھ پلایا۔ میرے لیے تو دل میں درد نہیں ہے۔ کئی دنوں سے آدھے سر کا درد پریشان کر رہا ہے۔ کسی بچے نے جھوٹے منہ نہیں پوچھا، نہ بیٹی نے سر میں تیل ڈالا، نہ بیٹے نے سر دبایا۔ کہنے کو سعادت مند بچوں کی ماں کہلاتی ہوں، لیکن مرتے وقت کوئی منہ میں پانی نہیں ڈالے گا۔ وہ بولتی جا رہی تھیں، بچے وہاں سے آہستہ آہستہ کھسکتے جا رہے تھے۔ وہ بولی، اچھی بات ہے، میں بھی دیکھتی ہوں کہ یہ چونچلے کب تک ہوتے رہیں گے۔ 1 ہفتے بعد انہوں نے دیکھا بڑے میاں کے لیے چکن سوپ تیار ہو رہا ہے۔ وہ سمینہ پر برس پڑیں۔ یہ مرغی کہاں سے آئی؟ فیصل نے کہا، تائی اماں، میں آمنہ پھوپھی کے ہاں گیا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے ابا جان کے لیے ہفتے میں 1 مرغی بھیجا کریں گی۔ فیصل ان کا ہونے والا داماد تھا۔ وہ نرمی سے بولی، بیٹا، پھوپھی کے گھر جا کر مانگنا اچھی بات نہیں ہے۔ ہم نے ہاتھ نہیں پھیلایا، صرف یہ بتایا کہ ہم دادا جان کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی خوشی سے یہ آفر دی ہے۔ ہم نے سوچا کہ آپ کے آدھے سر میں درد رہتا ہے، چکن سوپ تو آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ مجھے تو معاف رکھو، جھاڑو برتن کرنے والی کی کمائی اپنے دادا کو ہی کھلاؤ۔ وہ داماد کو غصہ نہ دکھانے کے باوجود جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کرتی ہوئی کمرے میں چلی گئیں۔ ادھر سمدیار خان حیران تھے، مگر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ پوتے پوتیاں ان کا خیال رکھنے لگے ہیں۔ وہ ہر دوسرے روز گرم پانی لاتی تھیں اور کپڑا بھگو کر ان کا بدن پوچھتی تھیں۔ فیصل، جنید، کامران اور فرمان باری باری ہفتے میں 2 بار سرسوں کے تیل سے ان کی مالش کرتے تھے۔ وہ ایک دن انہیں باپ کی موٹر سائیکل پر بٹھا کر آنکھوں کے معائنے کے لیے لے گئے۔ دوسرے دن خوبصورت سے فریم کی نئی اینک آ گئی۔ ان کا حلیہ بالکل ہی بدل گیا تھا۔ پہلے وہ کچرا سے لگتے تھے، اب وہ استری کیے ہوئے اجلے کپڑے پہن کر نئی اینک لگا کر ایک معزز خاندان کے بزرگ دکھائی دینے لگے تھے۔ سمینہ کی مصروفیات بڑھ گئی تھیں، کیونکہ لڑکیاں دادا جان کے لیے پراٹھے اور چکن سوپ تیار کرنا اور شامی کباب بنانا سیکھ رہی تھیں، اور وہ شوق سے انہیں طرح طرح کے پکوان سکھا رہی تھیں۔ اس طرح کام کا بوجھ کچھ کم ہوتا جا رہا تھا۔ ایک روز سمینہ نے کہا، فیصل، تم نفسیات پر بہت بولتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ، صرف 6 ماہ کے عرصے میں ہم سب کے مزاج کیسے بدل گئے؟ ہم دادا جان کو اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ فیصل نے کنکھیوں سے سائرہ کو دیکھا، مسکرایا اور پھر کہا، ہم دادا جان کے پردے میں روز اپنی محبت کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ ہم اپنی محبت کو چکن سوپ پلاتے ہیں، اسے صحت مند رکھتے ہیں۔ جب دادا جان نئی اینک لگا کر زلیخا کو دیکھتے ہیں تو میں سائرہ کو اپنے بہت قریب محسوس کرتا ہوں۔ سائرہ شرما رہی تھی۔ سمینہ نے سنجیدگی سے کہا، تم درست کہہ رہے ہو، میں نہیں جانتی تمہارے خالی چچا کہاں ہوں گے، کیا کھاتے پیتے ہوں گے۔ میں اپنی بھانجیوں کو پکوان سکھاتے وقت محسوس کرتی ہوں جیسے یہ خوراک میری محبت تک پہنچائی جا رہی ہو۔ ہم دادا جان کے آئینے میں اپنی اپنی محبت کے چہروں کو چمکا رہے ہیں۔ انسان بنیادی طور پر خود غرض ہوتا ہے، وہ جو کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، مگر اس کی خود غرضی دوسروں کو بھی فائدے پہنچاتی ہے۔ اگر کسان کے پاس اپنا پیٹ نہ ہو تو وہ ہل نہ چلائے، اناج نہ اگائے، دنیا کا پیٹ نہ بھرے۔ اب گندی گلی کی کتنی ہی کھڑکیاں اور دروازے 2 وقت کھلنے لگے تھے۔ سردی کے موسم میں زلیخا کے دروازے پر دن کے 11 بجے تک دھوپ رہتی تھی، پھر 2 بجے سے 4 بجے تک سمدیار خان کے دروازے پر دھوپ ملتی تھی۔ اسی طرح گرمی کے موسم میں سمدیار خان کے دروازے پر دن کے 11 بجے تک سایہ رہتا تھا اور زلیخا ان کے چبوترے پر آ جاتی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد سمدیار خان زلیخا کے پاس ہوتے تھے، وہاں شام تک چھاؤں ملتی تھی۔ سال بھر میں یہ ٹائم ٹیبل محلے کی عورتوں کو معلوم ہو گیا تھا۔ گھر کی 4 دیواری میں رہنے والیوں کو مشغلہ چاہیے تھا۔ جب ان کا جی چاہتا تھا دروازہ کھول کر تماشا دیکھتی تھیں،
या खिड़की से झांक कर मालूम करती थीं कि बड़े मियाँ और बड़ी बी क्या कर रहे हैं। कोई पड़ोसन पूछती थी, ए बहन, मेरी खिड़की से तो वो नज़र नहीं आ रहे हैं, ज़रूर बड़ी बी के पास होंगे। दूसरी जवाब देती थी, हाँ, आज बड़े मियाँ शामी कबाब लाकर खिला रहे हैं। इन बूढ़ों के लिए ये अच्छी बात थी कि इन्हें कुछ सुनाई नहीं देता था। दोनों अपने आप में मगन रहते थे। समधियार की पोतियाँ खाने के लिए जो खुश्क चीज़ें इनके लिए तैयार करती थीं, वो इन्हें छुपाकर जुलेखा के लिए लाते थे। जुलेखा को अपने घर वालों से कोई अच्छी चीज़ खाने को मिलती तो वो अपने याल खान को खिलाती थी। अगरचे गंदी गली से उठने वाली आवाज़ें इन्हें सुनाई नहीं देती थीं, लेकिन वो अपनी ऐनक से ताक झांक करने वाली औरतों को देखते रहते थे। इन्हें किसी का डर नहीं था, क्योंकि वो डरने वाला काम ही नहीं करते थे। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, इनके हौसले बढ़ते जा रहे थे। इन्हें यकीन होता जा रहा था कि दुनिया वाले मेहरबान हैं, इनके आखिरी दिनों के आखिरी हुकूक को समझ रहे हैं, इनके आपस में मिल बैठने पर एतराज़ नहीं करेंगे, इन्हें आखिरी सांस तक एक दूसरे से मोहब्बत और तवज्जो मिलती रहेगी। पहला एतराज़ बड़ी बहू ने किया। अपने मियाँ से बोली, आपको पता है गंदी गली में लैला मजनू का ड्रामा हो रहा है। ड्रामा? और गंदी गली में? क्या मजाक कर रही हो? मजाक तो हमारी इज्जत के साथ हो रहा है। नाक कटने में कोई कसर नहीं रह गई। आपके अब्बाजान एक मोहतरमा से इश्क फरमा रहे हैं। बकवास मत करो, मैं तुम्हारी ज़बान खींच लूँगा। पहले आप गली में जाएं और हिसाब करें कि कितनी औरतों की ज़बानें खींच सकते हैं। हर ज़बान पर इनकी दीवानगी का अफसाना है। देखो बेगम, मैं अपने बाप की तौहीन बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर ये झूठ हुआ तो? बेगम ने बात काट कर कहा, जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। वो धप से सोफे पर बैठते हुए बोले। सज़ा की बात पर याद आया, आज सुबह एक ओंडा मवाली किस्म का आदमी मेरा रास्ता रोककर खड़ा हो गया। कहने लगा, ए बाऊ, तेरे भाई का नाम खालिद है ना? मैं इससे जेल में मिलकर आया हूँ। मेरी सज़ा तो पूरी हो गई, इसकी चंद महीने बाद होगी। मैंने कहा, मैं नहीं जानता तुम किस खालिद की बात कर रहे हो। उसने कहा, मैं तो तेरे पूरे ख़ानदान को जानता हूँ। तू उधर 4 नंबर की गली में रहता है, बैंक में नौकरी करता है। तेरा मंझला भाई प्रेस में काम करता है, मगर छोटा भाई मर्द का बच्चा है, क्योंकि मर्द के बच्चे ही जेल जाते हैं। मैं इस गुंडे से पीछा छुड़ाकर बैंक में पहुंचा, वहां अपने दिल को समझाता रहा। आज तक हमारे ख़ानदान में कोई थाने नहीं गया। खालिद जेल कैसे जाएगा? ये झूठ है। बेगम ने कहा, ये सच हो सकता है। खालिद से और तवक्को क्या हो सकती है? अगर ये सच है तो क्या थाने में और अदालत में इसके बाप का नाम और घर का पता नहीं पूछा गया होगा? अगर वो कोई वारदात करता तो पुलिस वाले तहकीक और तफ्तीश के लिए ज़रूर यहाँ आते। जब वो मवाली ये घर पहचानता है, आप तीनों भाइयों को जानता है, और जब वो जेल में खालिद से मिल चुका है, तो इसकी बातें गलत कैसे हो सकती हैं? मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। ऐसे ख़ानदान में ब्याह कर आई हूँ जहाँ बाप कब्र में एक पाँव रखकर इश्क करता है और बेटा जेल जाकर नाम रोशन करता है। तुम अब्बाजान के पीछे क्यों पड़ गई हो? कल आपकी छुट्टी है, आप घर में रहेंगे और मैं तमाशा दिखाऊंगी। दूसरे दिन बेगम को तमाशा दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक अधेड़ उम्र के शख्स ने गली के दरवाजे पर दस्तक दी। अहमद यार खान बाथरूम से निकल रहे थे। उन्होंने दरवाज़ा खोलकर पूछा, फरमाइए। इसने कहा, मेरा नाम राशिद है, मैं गली के इस मकान में रहता हूँ। आपके यहाँ जो बुज़ुर्ग हैं वो आपके कौन हैं? मेरे वालिद हैं, मेरा नाम अहमद यार खान है। अहमद साहब, मुझे आपके वालिद से शिकायत है, वो मेरी बूढ़ी वालदा को बदनाम कर रहे हैं। क्या फरमाया आपने? मेरे वालिद आपकी वालदा को कैसे बदनाम कर रहे हैं? कमाल है, पूरी गली में चर्चा हो रहा है और आपको खबर ही नहीं है। पहले तो मैंने नरमी से बुजुर्ग को समझाया आप हमारे दरवाजे पर ना आएं, तो वो कुछ फ़लसफ़ा बोलने लगे। फिर मैंने सख्ती से मना किया तो वो मेरी वालदा को अपने दरवाजे पर बुलाने लगे हैं। क्या आपकी वालदा बुलाने से आ जाती हैं? अहमद साहब, बुढ़ापे में इंसान बच्चों की तरह खाने की चीज़ें देखकर ललचाता है।
वो कभी शामी कबाब, कभी आलू चॉप, कभी टॉफ़ियाँ दिखाते हैं। मैं अपनी वालदा को डांटता हूँ, फिर भी वो चली आती हैं। मैं समझता हूँ कि ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। आप भी सख्ती करें तो हम जगहसाई से बचेंगे। गर्मी का मौसम था। समदयार खान चरपाई पर बैठे हुए थे। बड़े बेटे ने दरवाजे से पलटकर गरजते हुए पूछा, अब्बा जान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये कैसी हंसी उड़ाने वाली शर्म की बात है? इस उम्र में आपको क्या सूझ रही है? मैं तो ज़मीन में गड़ा जा रहा हूँ। एक शरीफ आदमी आपके खिलाफ शिकायतें लेकर हमारे दरवाजे पर आया है, बल्कि कहते हैं कि आपकी बेहयाई का चर्चा पूरी गली में है। ये महल्ले वाले हमारे घर के मुतालिक क्या राय कायम कर रहे होंगे? वो यकीनन कहते होंगे कि जिस घर का बुजुर्ग बेहया है, इस घर के सभी लोग इसके नक्शे कदम पर चलते होंगे। मैं दुनिया वालों को क्या जवाब दूँ? मेरे जवान बच्चे भी बदनाम हो रहे होंगे। अहमद यार खान बोलते बोलते हाँफने लगे। बड़े मियाँ आराम से बैठकर अंडा पराठा चबा रहे थे। बेटे को होश आया कि वो तो अब तक दीवार से बोल रहा था। इसने गुस्से से बाप के सामने रखी हुई प्लेटें उठाकर फेंक दी। तब समद खान ने चौंक कर सर उठाया, बेटे को गुस्से में भरा हुआ देखा और फिर पूछा, क्या हुआ? इनके लिए तो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये और गुस्सा दिलाने वाली बात थी। वो नसीहत कर रहे थे, बेटा, अनाज को इस तरह नहीं फेंकना चाहिए। अगर आप हमारे बाप ना होते ना, तो हम आपको भी उठाकर फेंक देते। मंझले बेटे ने कान के करीब आकर कहा, आपकी बहू ने मुझे जो कुछ बताया है, इसे सुनकर डूब मरने को जी चाहता है। या आप सुबह से शाम तक गली में क्या करते हैं? वक्त गुजारता हूँ। आज से गली का दरवाज़ा आपके लिए नहीं खुलेगा। आप घर से बाहर कदम नहीं रखेंगे। क्या बाहर गोलियाँ चल रही हैं? हाँ, चल रही हैं, बेटे ने गुस्से से कहा। वो चरपाई से उठते हुए बोले, फिर तो जाना होगा। जुलेखा की चौखट में दरवाज़ा नहीं है, गोलियां उधर आ सकती हैं। दोनों बेटों ने इन्हें ज़बरदस्ती बिठा दिया। दरवाजे पर खड़े हुए राशिद ने तंबी के अंदाज में उंगली उठाकर कहा, अपने बाप को समझाइए, ये मेरी वालदा का नाम ले रहे हैं। असद यार खान ने पूछा, जुलेखा आपकी वालदा का नाम है? जी हाँ, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। अहमद यार खान ने कहा, राशिद साहब, आप बुरा न माने, आपकी वालदा हमारी भी वालदा हैं। राशिद ने कहा, हरगिज़ नहीं। क्या आप भी अपने बाप का साथ दे रहे हैं? मैं अपनी माँ को इस उम्र में कभी आप लोगों की माँ नहीं बनने दूँगा। अरे, आप तो कुछ और समझ बैठे। हमारे कहने का मतलब ये है कि हम आपकी वालदा की इज़्ज़त दुनिया की हर माँ की तरह करते हैं। हमारे वालिद की तरफ से जो हिमाकतें हो रही हैं, इस पर हम शर्मिंदा हैं। आज से हम इन्हें लगाम देते हैं। आप भी गली का दरवाज़ा बंद रखें। मेरे घर का पिछला दरवाज़ा नहीं है। हम नीचे कमरे का दरवाज़ा और ऊपर सीने का दरवाज़ा बंद रखते हैं। घर में वालदा और मेरी बीवी से बनती नहीं है। रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आकर मैंने वालदा को सीने के नीचे रहने की जगह दी है। मैं अभी चौखट में दरवाज़ा नहीं लगा सकता। मेरा हाथ तंग है। प्लीज़ आप ये दरवाज़ा बंद रखें। बड़े साहब को बाहर ना आने दें। असद यार खान ने बाप के कान के करीब चीख कर कहा, सुना आपने? आज से गली में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा, मैं समझ गया। बाहर गोलियां नहीं चल रही हैं। ये दरवाजे पर जुलेखा का बेटा खड़ा है। ये मेरा भी बेटा है। इसे अंदर बुलाओ, चाय पिलाओ। अहमद यार ने पूछा, राशिद साहब ने आपको कुछ समझाया था? हाँ, मैंने भी समझाया था, मगर जवानी बुढ़ापे को समझना नहीं चाहती। क्या इस नादान बेटे की शिकायत पर मुझे घर में कैद रखोगे? जी हाँ, आप सहन से बाहर नहीं जाएंगे। बेटे, तुम मेरे बाप नहीं हो और ना ही कभी अपनी औलाद के भी बाप कहला सकोगे, क्योंकि बाप इसे कहते हैं जो पूरे घर का मालिक होकर भी औलाद की खुशी के लिए अपना बुढ़ापा सहन में गुजारता है। बहुओं की गुस्ताखियाँ इसलिए बर्दाश्त करता है कि वो बेटों को राहत पहुँचाती हैं। बाप रिश्ते से ज़्यादा हौसले का नाम है। तुम लोगों के पास रिश्ता है, हौसला नहीं है। लिहाजा बाप बनकर हुक्म ना दो, मैं बाहर ज़रूर जाऊंगा। क्या आप तमाशा बनाना चाहते हैं? एक सीधी सादी सच्चाई को तुम लोग तमाशा बना रहे हो। राशिद के घर में ऊपर से नीचे 7 कमरे हैं। इनमें से माँ के लिए एक कमरा भी नहीं है, क्योंकि बीवी ने ऊपर का हिस्सा मेके वालों को दे रखा है। नीचे खुद रहती है
और ये मियाँ साहब अपनी बीवी को नाराज़ नहीं कर सकते। अगर माँ इसे पैदा करके कहीं फेंक देती तो ये गटर का कीड़ा कहलाता, लेकिन माँ फिर माँ है। इसे जवान करने के बाद खुद गंदी गली में बुढ़ापा गुजार रही है। क्या इस घर में माँ और इस घर में बाप तमाशा नहीं है? अगर हैं तो किस तमाशे की बात कर रहे हो? हम आपसे बहस नहीं कर सकते। आप इतना तो समझते हैं कि हमारे मुआशरे में मर्द और औरत को खुलेआम मिल बैठने की इजाज़त नहीं है। खुलेआम का मतलब क्या है? रास्ते में, पार्क और तफरीहगाहों में, तकरीबों में या सफ़र के दौरान बाप अपने बेटी अपने बाप के साथ, बहन अपने भाई के साथ, माँ अपने बेटे के साथ मिल बैठती है, इसके साथ हंसती बोलती है। इसमें बुराई क्या है? राशिद साहब की वालदा से आपका क्या रिश्ता है? गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। हम दोनों ठुकराए हुए रिश्तेदार हैं। हम 2 घरों से फेंके हुए कचरे हैं। गंदी गली में एक जगह आ पड़े हैं। जब तक मौत आकर हम पर झाड़ू नहीं फेरेगी, हम गली में पड़े रहेंगे। तुम हमें अपने बेडरूम या ड्राइंग रूम में नहीं रखोगे। हम मानते हैं बुढ़ापा खांसता है और बलगम थूकता है, मगर हमारे लिए अलग कमरा तो हो सकता है। राशिद बेटे, तुम माँ को एक कमरा क्या दोगे? तुम्हारी बीवी तो इस खुली चौखट पर दरवाज़ा भी नहीं लगाने देगी। दरवाजे की रकम से सोने की पालियाँ बनवा लेगी और तुम्हारे सामने पहन कर आएगी, और तुम ये भूल जाओगे कि माँ ने खुली चौखट के सामने किस तरह सर्दी की ठिठुरती हुई रातें गुजारी हैं। राशिद ने कहा, देखो बड़े मियाँ, मैं बहुत लिहाज कर रहा हूँ, मेरे घर के मामलात में मत बोलो। अहमद और असद गली में आकर राशिद से बातें करना चाहते थे। दरवाजे से बाहर आते ही पता चला कि गली में दर्जनों अफराद हैं। छुट्टी का दिन था, सभी को फुर्सत थी। सभी ने अपनी अपनी औरतों से समद यार खान और जुलेखा के मुतालिक सुना था। राशिद के पड़ोसी ने पूछा, भाई अहमद साहब, ये क्या चक्कर चल रहा है? दूसरे साहब ने कहा, हमारी जवान नस्ल पहले ही बिगड़ी हुई है। अगर 80 बरस की बूढ़ी और बूढ़े भी लैला मजनू बनने लगे तो हमारी नस्ल का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। राशिद ने गुस्से से कहा, ज़बान को लगाम दो, वरना मैं तुम्हारे बुज़ुर्गों की शान में गुस्ताखी करूँगा। अरे तुम क्या गुस्ताखी करोगे? हमारे बुज़ुर्गों में कोई खोट नहीं है। अहमद ने कहा, हमारे बुज़ुर्गों ने क्या गुनाह किया है? क्या किसी ने अपनी आंखों से कोई काबिल एतराज़ बात देखी है? पहले तो सबको चुप लग गई। फिर एक ने कहा, न देखने का मतलब ये तो नहीं है कि इन्हें ढील दी जाए। उसने कहा, देखिए साहिबान, अगर आप हम पर कीचड़ उछालेंगे तो आप पर भी छींटें ज़रूर आएंगी। हमारे बुज़ुर्गों ने ऐसी कोई हरकत नहीं की है जिससे हमें शर्मिंदगी हो। इसके बावजूद हम अपने वालिद पर पाबंदियां आयद कर रहे हैं। राशिद साहब से दरख्वास्त है कि वो अपनी चौखट में दरवाज़ा लगाकर इसे बंद रखा करें। सब लोग इस फैसले से मुत्तफिक हो गए, लेकिन छत पर खड़े हुए नौजवान मुत्तफिक नहीं थे। फैसल और जुनैद के दर्जनों दोस्त अपने अपने घरों की छत से गली में खड़े हुए बुज़ुर्गों को देख रहे थे। वो साल भर से जुलेखा और समद यार खां को भी देखते आ रहे थे। इनकी मासूम मोहब्बत और बेताक मुलाकातों के चश्मदीद गवाह थे। एक ने पूछा, हम अपने वालिदैन को कैसे यकीन दिलाएं कि ये दोनों एक दूसरे का सहारा हैं और कुछ नहीं? वालिदैन हमें नादान समझेंगे। हमें खुलकर कहना होगा कि हम पिछले 1 बरस से आते जाते इन बूढ़ों को देखते रहे हैं। इनकी मुलाकात काबिले एतराज़ नहीं है। वालिदैन हमें डांटना शुरू कर देंगे। हम इनसे गुस्ताखी नहीं कर सकते और इन बूढ़ों के हुकूक दिलाना भी ज़रूरी है। हमें सर जोड़कर कोई ऐसी तदबीर सोचना चाहिए कि इन्हें हुकूक भी मिल जाएं और वालिदैन हमसे नाराज़ भी ना हों। ऐसी कोई तदबीर सोची जा सकती थी, मगर बाज़ औक़ात दिमाग ऐन वक्त पर काम नहीं करता। सोचते सोचते कई दिन गुजर जाते हैं। राशिद ने इसी दिन मजदूर लगाकर खुली चौखट में दरवाज़ा बनवाया। इसे लॉक करके चाबी अपने पास रख ली। अहमद और असद ने सैन के दरवाजे को अंदर से मुकफ्फल कर दिया। कचरा वगैरह फेंकने के लिए चाबी अपनी बेगम को दे दी। समद यार खान थरथराती हुई आवाज़ में कहते रहे, अरे कमबख्तो, तुम्हारे दिमागों में गंदगी भरी है। तुम्हारे अंदर का शैतान कहता है कि मैं गुनाहगार हूँ। अपने अंदर के इंसान से पूछो,
वो तुम्हें याद दिलाएगा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैंने जवानी में ठोकर नहीं खाई तो बुढ़ापे में कैसे खाऊंगा। वो तमाम दिन बुलबुलाते रहे, रात को भी जब तक जागते रहे कुछ ना कुछ बोलते रहे। दूसरी सुबह उन्होंने नाश्ते से इनकार किया। सायरा और फायज़ा ने इन्हें समझा मना कर खिलाया। वो खाने के बाद दरवाजे के पास फर्श पर बैठ गए। कहने लगे, दरवाज़ा खोलो। बड़ी बहू ने कहा कि मैं नहीं खोलूँगी। उन्होंने कहा, दुल्हन, मैंने कभी किसी बात पर तुमसे झगड़ा नहीं किया। तुमने आज तक जैसा भी सलूक किया मैंने चुपचाप बर्दाश्त कर लिया, मगर आज बर्दाश्त नहीं करूँगा। बर्दाश्त नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? मुझे मारेंगे, गालियाँ देंगे या दरवाज़ा तोड़कर निकल जाएंगे? मैं भूखा रहूँगा, न खाऊँगा न एक घूंट पानी पीऊँगा। जब तक दरवाज़ा नहीं खुलेगा मैं यहीं बैठा रहूँगा। आपको शर्म आनी चाहिए, जवान पोतों के सामने ऐसी हरकतें कर रहे हैं। बुढ़ापे में यही एक काम रह गया था। अब मजनू की तरह लैला लैला पुकारना शुरू कर दीजिए। हमने कुछ नहीं किया, अब बदनाम हो रहे हैं। जुलेखा को आवाज़ दूंगा तो वो ऊंचा सुनती है, इसकी जगह महल्ले वाले सुन लेंगे, इसे और ज़्यादा बदनाम करेंगे। वो दरवाज़ा दोपहर तक बंद रहा। घर में सुबह से कचरा जमा हो रहा था। आलू आराम के छिलकों और मछली की बुसान घर में फैल रही थी। फायज़ा ने कहा, अम्मी, इसे बाहर फेंकें, सांस लेना दूभर हो रहा है। कैसे फेंकूं? दरवाजे पर तो तुम्हारे दादा जमे बैठे हैं, वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। समीना ने समदियार खान के पास आकर कहा, आइए खाना खा लीजिए। मैं नहीं खाऊंगा, आप कमज़ोर हैं, भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कोई बात नहीं, मर जाऊंगा। छोटी बहू ने कहा, अब तो ये बू बर्दाश्त नहीं हो रही है, आप दरवाज़ा खोल दें। बड़े मियाँ जाते हैं तो जाएं, हम इन्हें बांध कर तो नहीं रख सकते। बड़ी बहू ने कचरा फेंकने के लिए दरवाज़ा खोला। समदियार खान बाहर आ गए। चबूतरे पर बैठकर ऐनक लगाई। वो खुली हुई चौखट नज़र नहीं आ रही थी। वहाँ दरवाज़ा लग गया था और वो बंद कर दिया गया था। वो उठकर खड़े हो गए, छड़ी टेकते हुए बंद दरवाजे की तरफ जाने लगे। बहू कचरा फेंकने के बाद इन्हें देख रही थी। मुंह पर हाथ रखकर बोली, ऐसी जवानी तो जवानों पर भी नहीं आती होगी। ये बड़े मियाँ ज़रूर जूते खाएंगे, हमारा क्या है। इनके बेटे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। वो जुलेखा के दरवाजे पर पहुंचकर फ़ौरन ही आवाज़ न दे सके। थोड़ी देर तक हाँफते रहे। दरवाजे को 2 बार छड़ी से मारा। अंदर से जुलेखा की आवाज़ सुनाई दी। इसे भी अल्फाज समझ में नहीं आए। उसने कहा, दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, ताला ताला। बार बार कहने से समझ में आया। वो बेबसी से दरवाजे को देखने लगे, फिर बोले, तुमने कुछ खाया है? वो बोली, बहुत गर्मी लग रही है, एक पंखा भी नहीं है। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ खा लिया करो, मेरी फिक्र ना करो, मैं अभी जाकर खा लूँगा। मैंने बेटे से कहा कि एक पंखा लगा दो, उसने एक गत्ता ला के दिया है। मैं इसे पंखा समझकर झलती हूँ, फिर भी गर्मी लगती है। अल्लाह ने चाहा तो सब रुकावटें दूर हो जाएंगी। मैंने ज़बरदस्ती दरवाज़ा खुलवाया है, तुम्हारा दरवाज़ा भी खुल जाएगा। वो अपनी कह रही थी या अपनी कहे जा रहे थे? वो सोच रही थी, मैं सुन नहीं रही हूँ मगर वो तो सुन रहे हैं, इसीलिए तो जवाब दे रहे हैं। काश इनका थोड़ा सा जवाब समझ में आ जाता। समदियार खान का भी यही ख्याल था। मुझे उसकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, मगर वो समझकर जवाब दे रही है और मैं अंदाजे से इसके जवाब का जवाब दे रहा हूँ। वो दोनों मुतमईन थे, कुछ न कुछ बोलते जा रहे थे और एक दूसरे की आवाज़ सुनते जा रहे थे। फिर वो अपने दरवाजे पर आए, चबूतरे पर बैठकर बोले, बेटी समीना, आज क्या पकाया है? बहू ने पूछा, क्या गली में बैठकर खाने का इरादा है? तौबा है, मैं खामखा पूछ रही हूँ, वो तो क़यामत तक बहरे रहेंगे। जाओ समीना, खाना वहीं पहुँचा दो। वो ज़माने भर के ढीठ हैं, अंदर नहीं आएंगे। ये समझते हैं कि अंदर आते ही मैं दरवाज़ा बंद कर दूँगी। समीना एक ट्रे में शामी कबाब और रोटियां लेकर आई, करीब होकर बोली, गंदी गली में बैठकर खाना अच्छी बात नहीं है, अंदर आ जाइए। उन्होंने एक प्लेट में रखे हुए शामी कबाबों को देखा, इसमें से 2 कबाब उठाए, फिर उठकर बोले, अभी आता हूँ। समीना गुमसुम होकर देखती रह गई। इसकी आंखों के सामने खालिद
ہاتھ میں شامی کباب لیے سمینہ سے پوچھنے جا رہا تھا، کیا تم بھوکی ہو؟ یہ لو، میں اپنے کھانے کا حصہ لایا ہوں۔ سمدیار خان دروازے کے پاس پہنچ کر کہہ رہے تھے، زلیخا، دروازے کے پاس بیٹھ جاؤ، میں نیچے سے شامی کباب بڑھا رہا ہوں۔ دروازے اور چوکھٹ کے نچلے حصے کے درمیان اتنا خلا تھا کہ وہاں سے بآسانی ایک پلیٹ اندر پہنچائی جا سکتی تھی۔ انہوں نے زمین پر ایک رومال بچھایا، اس پر شامی کباب رکھے، پھر تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں سے اسے سرکاتے ہوئے دروازے کے نیچے سے گزارنے لگے۔ دوسری طرف زلیخا دروازے کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے یار خان کی صرف آواز سنی تھی، الفاظ سمجھ میں نہیں آئے تھے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے پاؤں کے پاس کھانے کی چیز آ رہی ہے۔ اس نے پوچھا، تم چپ کیوں ہو گئے، بولتے کیوں نہیں؟ وہ کھڑے ہو کر بولے، بیٹھ جاؤ، نیچے دیکھو، میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ وہ بولی، تم چپ ہو گئے تھے، میں سمجھی چلے گئے ہو۔ گندی گلی میں اور وہاں کے گھروں میں چوہے بہت تھے۔ ایک موٹے تازے چوہے نے پہلے شامی کباب کو دیکھا، پھر منہ میں دبا کر لے گیا۔ سمدیار خان نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم ابھی تک کھڑی ہوئی ہو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، نیچے دیکھو۔ آخری الفاظ اس کے پلے پڑا۔ وہ بولی، کیسے دیکھوں؟ دروازہ تو بند ہے، تم کیسے دکھائی دو گے؟ اس کی آواز سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ ہنوز کھڑی ہوئی ہے۔ سمدیار خان نے کچھ دیر سوچا، پھر نیچے بیٹھ کر اپنی چھڑی دروازے کے نیچے سے گزاری۔ چھڑی اس کے پاؤں سے لگی، اس نے چونک کر دیکھا، پھر بیٹھ گئی۔ خالی رومال کو اٹھا کر مسکراتے ہوئے بولی، ہاں مل گیا، تمہارا رومال مل گیا۔ وہ نیچے سے چھڑی نکالنا چاہتے تھے۔ ایک شخص نے اسے پاؤں تلے دباتے ہوئے پوچھا، بڑے میاں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ محلے کے 4 آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ دور دور تک عورتیں اپنے دروازوں پر کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ دروازے کا سہارا لے کر اٹھنے لگے۔ ایک شخص نے نیچے سے چھڑی نکالتے ہوئے کہا، کیا ڈھٹائی ہے، آج کل کے جوان بھی دن دھاڑے ایسا عشق نہیں کرتے ہوں گے۔ دوسرے شخص نے کہا، ان کے صاحبزادے نے کہا تھا کہ میرے والد صاحب نے کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی ہے، کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے، آج تو ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک ادھیڑ عمر کی عورت نے کہا، بڑے میاں، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں، چلتے ہیں تو بیت کی طرح کانپتے ہیں، مگر نیت تو دیکھو شیطان کی سی ہے۔ ہم عورتوں کو آئندہ بڑے بزرگوں سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا اس بزرگ کا کیا کریں، اس پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ وہ خاتون ٹھیک کہتی ہیں، اس کی حرکتیں دیکھ کر شریف زادیوں کا اعتماد اپنے بزرگوں پر سے اٹھ جائے گا۔ ایک شخص نے ان کے ہاتھ میں چھڑی پکڑا کر کہا، جاؤ بزرگوں، گھر جا کر آرام سے بیٹھو، تمہارا فیصلہ پنچایت میں ہوگا۔ وہ چھڑی ٹیکتے ہوئے اپنے دروازے کی طرف جانے لگے۔ آج انہیں چھڑی کی زیادہ ضرورت تھی، کیونکہ آج دنیا والے بوڑھے قدموں کے نیچے سے زمین سرکار رہے تھے۔ اس نے سر سے پاؤں تک خالد کو دیکھا، پھر نسوار کی ڈبیا میں لگے ہوئے آئینے میں خود کو دیکھا، جیسے اپنا اور خالد کا موازنہ کر رہا ہو۔ ایک جوان نے کہا، سردار خان، یہ میرے بچپن کا دوست خالد ہے، ہماری لائن کا آدمی نہیں ہے، مگر میں اس کو لائن بتا دوں گا، یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، 2-4 دن میں چالو ہو جائے گا۔ سردار خان نے نسوار کی ڈبیا کھولی، اس میں انگلی ڈال کر نسوار نکالی اور پھر ڈاڑھ کے نیچے دبا لی۔ اس عمل کے دوران وہ خالد کو دیکھ رہا تھا اور خالد نظریں چرا رہا تھا۔ آس پاس کئی لوگ مختلف چرپائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سردار خان تنہا ایک چرپائی پر تھا۔ اس نے ایک طرف تھوکتے ہوئے کہا، بشیرے، تیرا دوست عورتوں کی طرح نظریں چراتا ہے، یہ مرد ہے بھی یا نہیں؟ اس بات پر سب ہنسنے لگے۔ بشیرے نے کہا، یہ بہت ہی شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ان کے ہاں دستور ہے، یہ بڑوں سے نظریں ملا کر بات نہیں کرتے۔ سردار خان نے پھر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، ڈبیا کے آئینے میں پھر اپنا اور اس کا معائنہ کیا۔ اس کے بعد کہا، کبھی میں بھی شریف تھا، یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن اس دھندے کا بادشاہ بن جاؤں گا۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ شریف آدمی بدمعاشوں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جب شرافت کو پیچھے چھوڑ کر ایسے دھندے میں آتا ہے تو بڑے بڑے بدمعاشوں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ بشیر نے خوش ہو کر پوچھا، اس کا مطلب ہے کہ اسے چانس ملے گا؟ اس نے کہا،
لیکن ہر شریف آدمی اپنا چولا اتار کر سردار خان نہیں بن سکتا، بلکہ اپنے اناڑی پن کے باعث خود بھی پھنستا ہے اور ہمیں بھی پھنسا دیتا ہے۔ ایک نے مشورہ دیا، اس نوجوان کو اڈے سے دور رکھ کر آزمانا چاہیے۔ سردار خان نے کہا، ہاں، ہمارا یہ اڈا اہم نہیں ہے، سسرال سے بارات آنے والی ہے بشیرے، تم اس کے ساتھ یہاں رہو اور بارات کا استقبال کرو۔ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کے حواری بھی کھڑے ہو گئے، پھر وہ سب پچھلے دروازے سے باہر چلے گئے۔ دوسرے کمرے میں کچھ لوگ بیٹھے نشہ کر رہے تھے۔ بشیرے نے خالد کے شانے پر ہاتھ مار کر کہا، تمہارا کام بن گیا، سردار تمہیں کام دے رہا ہے۔ خالد نے کہا، لیکن اس نے تو کسی بارات کا استقبال کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہاں، سسرالی بارات، یعنی یہاں پولیس چھاپہ مارنے آنے والی ہے۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، یہاں پولیس آئے گی؟ ہاں، ہمیں پکڑ کر لے جائے گی، ہم یہاں سے حوالات، پھر حوالات سے جیل جائیں گے۔ مگر کیوں؟ وہ سردار خان اپنے حواریوں کے ساتھ چلا گیا، وہ ہمیں قربانی کا بکرا بنانا چاہتا ہے، مگر ہم کیوں بنیں؟ نہ بنو، چلے جاؤ، کہیں 1000-1200 کی نوکری ملتی ہو تو کر لو، ورنہ گھر جا کر بھائیوں سے معافی مانگ لو، سمینہ سے شادی کا خواب نہ دیکھو۔ نہیں نہیں، میں پوری مستقل مزاجی سے آیا ہوں، ناکام واپس نہیں جاؤں گا۔ لیکن میں جیل جاؤں گا تو میرے خاندان کی بدنامی نہیں ہوگی؟ تھانے میں فرضی نام اور پتہ بتا دینا، یا کہہ دینا کہ تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کیا پولیس والے مان لیں گے؟ وہ انکوائری کریں گے؟ سردار خان انکوائری نہیں کرنے دے گا، یہ سب ملی بھگت ہے، پہلے سے خبر دی گئی ہے کہ یہاں چھاپا پڑے گا۔ پولیس کی کارکردگی دکھانے کے لیے دوسرے کمرے میں کچھ نشے کرنے والوں کو بٹھایا گیا ہے، اور ہم دونوں اڈا چلانے والوں کی حیثیت سے موجود ہیں، اور یہاں پر آدھا کلو ہیروئن رکھی گئی ہے۔ صرف آدھا کلو؟ یہ بھی بہت ہے۔ جب سوراب گولڈ جیسے مرکز سے 5 کلو ہیروئن برآمد نہیں ہو سکتی تو ان چھوٹے اڈوں سے اور کتنے مال کی توقع کی جا سکتی ہے؟ مگر ہمیں جیل جا کر کیا ملے گا؟ جیل کی بھی ایک وسیع دنیا ہے، وہاں پر بھی انسان رہتے ہیں، پھر یہ ہمارا دھندا وہاں بھی چلتا ہے، تم وہاں جتنی پڑیاں فروخت کر سکو گے اتنا ہی تمہارا کمیشن بنے گا۔ پھر سردار خان کی طرف سے جیل جانے کا معاوضہ ماہانہ 1000 روپیہ ہے، اگر 10 ماہ سزا کاٹ کر آؤ گے تو یکمشت 10,000 روپے مل جائیں گے، یا اپنے گھر کا پتہ بتاؤ گے تو ہر ماہ وہاں رقم پہنچ جایا کرے گی۔ یہ خالد کا پہلا تجربہ تھا، اس کا خیال تھا کہ وہ بآسانی اس مرحلے سے گزر جائے گا، پولیس آئے گی اور عزت سے پکڑ کے لے جائے گی، لیکن ڈرامے کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے اسے حقیقی انداز میں پلے کرنا پڑتا ہے۔ سپاہیوں نے چاروں طرف سے اڈے کو گھیر لیا، وارننگ دی کہ سب لوگ ہاتھ اٹھا کر باہر آ جائیں۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، وہ باہر آ گئے۔ 2 سپاہیوں نے اندر جا کر تصدیق کی کہ وہاں اور کوئی نہیں اور نہ ہی وہاں کوئی خطرناک اسلحہ ہے۔ چرپائی کے نیچے سے آدھا کلو ہیروئن بھی برآمد کر لی گئی۔ تب ایک انسپکٹر نے خالد کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر ایک جھٹکا دیتے ہوئے پوچھا، کتے کی اولاد، تیرا باپ سردار خان کہاں ہے؟ خالد کا خون کھول رہا تھا، دماغ گرم ہو رہا تھا، آج تک اس نے کسی سے ماں باپ کی گالیاں نہیں سنی تھیں۔ اڈے کے باہر سڑک پر لوگوں کی بھیڑ لگ گئی، سپاہی رائفلیں تانے ہوئے لوگوں کو دور بھگا رہے تھے۔ اس کے باوجود ایک خلقت تماشا دیکھ رہی تھی، اس نے ایسی بے عزتی کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ انسپکٹر نے اس کے منہ پر ایک الٹا ہاتھ رسید کرتے ہوئے کہا، سالا گونگا ہے؟ پولیس کا ڈنڈا پیدائشی گونگوں کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بشیرے کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا تھا، دونوں کو ہتھکڑیاں پہنا دی گئی تھیں، انہیں کبھی ہاتھوں سے اور کبھی لاتوں سے مارا جا رہا تھا، اور پبلک کو یہ دکھایا جا رہا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے کتنے سخت ہیں اور منشیات فروشوں سے جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ توہین کے شدید احساس سے خالد پر نیم بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد نہیں تھا کہ وہ کس طرح اڈے سے تھانے پہنچا۔ حوالات میں پہنچ کر وہ اپنا سر دیوار سے ٹکرانے لگا۔ بشیرے، تو نے مجھے کہاں لا کر پھنسا دیا؟ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ سر عام ایسی بے عزتی ہوتی ہے جسے کوئی شریف آدمی تو برداشت ہی نہیں کر سکتا؟ بشیرہ اسے دیوار کے پاس سے کھینچ کر بولا، تم نادان بچے نہیں ہو، یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ
पुलिस वाले जूतों से बातें करते हैं, गालियाँ दे देकर सवाल करते हैं और जवाब ना मिलने पर डंडे जमाते हैं। क्या अब डंडों से मार पड़ेगी? नहीं, अब हम अंदर आ गए हैं। बाहर जो कुछ हुआ वो दुनिया वालों को दिखाने के लिए था। बस दुआ करो कोई बड़ा अफसर ना आ जाए। इसके आने से क्या होगा? अपने आला अफसर को दिखाने के लिए पूछगछ की जाएगी और डंडे जमाए जाएंगे। नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। साफ साफ कह दूँगा कि मैं काम तलाश करने आया था, मुफ्त में पकड़ा गया। मैंने ज़िंदगी में पहली बार सरदार खान को देखा था। इससे तो पहले मैंने इसका नाम भी नहीं सुना था। सरदार खान यही चाहता है कि तुम यही बयान दो। मैं भी यही कहूँगा कि हम दोनों काम की तलाश में आए थे। मगर तुम तो बदनाम हो, कई बार जेल जा चुके हो। क्या ये थानेदार तुम्हें नहीं पहचानता है? बशीरे के नाम से पहचानता है। इस बार मेरा नाम गुलजार खान है। अरे नाम बदलने से क्या होता है? चेहरा तो वही है। चेहरा वही है, मगर किसी थाने में मेरी तस्वीर नहीं होती, तुम्हारी तस्वीर भी नहीं होगी। थोड़ी देर बाद इन्हें हवालात से निकाला गया। एक फोटोग्राफर और चंद प्रेस रिपोर्टर आए थे। अड्डे से जितने लोग पकड़े गए थे, इन्हें दोबारा हथकड़ियाँ पहनाकर फर्श पर उकड़ूं बिठाया गया। इंस्पेक्टर हथकड़ियों की जंजीरें थाम कर इनके पीछे खड़ा हो गया। तमाम सिपाही भी अकड़कर खड़े हो गए। बशीरे और खालिद ने अपने चेहरों को चादरों से छुपा लिया। इंस्पेक्टर ने एतराज़ नहीं किया। एक रिपोर्टर ने कहा, जब चेहरे ही छुप जाएंगे तो तस्वीर उतारने का मकसद क्या रह जाएगा? सरदार खान की तरफ से इसके आदमियों के चेहरे छुपाने की भारी कीमत अदा की जाती थी। इंस्पेक्टर ने रिपोर्टर से कहा, आपने बड़ा अहम सवाल किया है। दरअसल थाने में लाए जाने वाले लोग मुलजिम होते हैं। जब तक जुर्म साबित न हो जाए वो मुजरिम नहीं होते। किसी मुलजिम की तस्वीर अखबारों में शाया करके इसे बदनाम करना मुनासिब नहीं है। वो अदालत में बेकसूर साबित हो सकता है। दूसरे रिपोर्टर ने कहा, लेकिन आपने इन्हें माल के साथ पकड़ा है। हमने नशा करने वालों को पकड़ा है, लेकिन ये दो मुलजिम खालिद और गुलजार खान कभी थाने नहीं आए। हो सकता है ये अपने नशा करने वाले अजीज़ों को ढूंढने वहाँ पहुँचे हों और हमारे हाथ लग गए हों। इंस्पेक्टर ने रिपोर्टरों को कायल कर दिया। खालिद और बशीरे की तस्वीर नकाब के साथ उतार ली गई। दूसरे दिन अखबार में भी शाया हो गई। खालिद बड़े अनोखे तजुर्बात से गुजर रहा था। अदालत में इसे 6 माह की सज़ा सुनाई गई और जेल में पहुंचकर एक बहुत ही तल्ख तजुर्बा हुआ कि वहां कैदियों से हर तरह का काम लिया जाता था। इनकार करने वालों को ऐसी अज़ियतनाक सज़ाएं दी जाती थीं कि वो तौबा तौबा करने लगते थे। बिच्छुओं तरह अपने मिजाज के ख़िलाफ़ कोई सा भी काम करने को तैयार हो जाते थे। इतनी ज़िल्लत के बाद वो जेल में पुड़ियाँ नहीं बेचना चाहता था, मगर वो जानता था कि ये पूरी चैन है। अगर वो इनकार करेगा तो इसकी ज़िंदगी और भी अज़ियतनाक बना दी जाएगी, और फिर अगर पुड़ियाँ फ़रोख्त करने से इनकार करेगा तो इस धंधे से निकल जाएगा। जेल में इसका कमीशन ना बनता। रिहाई पाने के बाद सरदार खान इसे 6,000 रुपये ना देता। बशीर ने साफ साफ कह दिया था कि इस धंधे से तौबा करने वाला सुकून से नहीं रहता। सरदार फिर इसे किसी चक्कर में डालकर गिरफ्तार करा देता है। नाम पुलिस वालों का होता है कि उन्होंने सरदार खान के आदमियों को पकड़ा है। पहले ही दिन इसकी दुनिया तारीख थी। जेल से निकलने के बाद और भी तारीख होने वाली थी। पहले कौन सा शरीफाना रोज़गार मिल रहा था। मुजरिम बनने के बाद तो इसकी तवक्को ही फजूल थी। आमदनी का ऐसा कोई ज़रिया नहीं था जिस पर वो फ़ख्र करता और बड़ी शान से घर वापस जाता। और इसकी शान व शौकत देखकर भाभी जान खुद ही समीना का हाथ उसके हाथ में दे देती। मुस्तकबिल में दूर दूर तक इसके ख्वाबों की ताबीर नहीं थी। बस यही एक रास्ता था जो बशीरे ने समझाया था। लिहाजा उसने ये अज़ियत बर्दाश्त कर ली और मंशियात फरोशी का आगाज़ कर दिया। और इसी दौरान में उसने पुड़िया के कई गाहक बना लिए। एक इलाके का दादा वहाँ सज़ा काट रहा था। वो खालिद का दोस्त बन गया। जब वो आईनी सलाखों के पीछे रात गुजारने आते तो वो कहता, खालिद भाई कोई इल्म की बात करो। और खालिद इसे बड़े बड़े अदीबों के मुतासिर करने वाले फ़िक्रे और नामवर शायरों के उम्दा अशार सुनाता था। गुल्लू दादा सुन सुनकर झूमता था और कहता था, वाह इल्म भी क्या चीज़ है, नसीब वालों को मिलता है। मेरे पास सब कुछ है
لیکن علم نہیں ہے۔ گلو دادا، یہ علم ذہن کو روشنی دیتا ہے پر زندگی کو کچھ نہیں دیتا۔ اگر دیتا تو میں یہاں نہ ہوتا۔ فکر نہ کرو میرے دوست، میری سزا پوری ہو رہی ہے، میں اگلے ہفتے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تم اپنی سزا پوری کر کے میرے پاس آ جانا۔ تم اپنا دھندا میرے علاقے میں کرو گے، میں کسی اور کو پڑیا بیچنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ 6 ماہ بعد خالد جیل سے باہر آیا۔ اس رات بشیر کے ساتھ ایک اڈے میں جا کر سردار خان سے ملاقات کی۔ سردار خان نے خوش ہو کر خالد سے کہا، تم نے تو کمال کر دیا۔ جیل میں آج تک کسی نے اتنی پڑیاں فروخت نہیں کی جتنی تم نے کر ڈالیں، اور میں اس کی وجہ جانتا ہوں۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر کہا لگایا اور پھر کہا، جیل میں گلو دادا تم پر مہربان تھا۔ قیدی اس کے ڈر سے پڑیاں خرید لیا کرتے تھے۔ تمہارے کمیشن کی رقم 5,000 روپے ہو گئی ہے۔ 6 ماہ جیل میں رہنے کے 6,000 روپے ملا کر کل رقم 11,000 روپے بنتی ہے۔ کل صبح کر اپنی رقم لے جا سکتے ہو۔ خالد نے کہا، سردار ایک مہربانی چاہتا ہوں۔ بولو۔ میں تم سے خوش ہوں، تم کام کے آدمی ہو۔ میں 11,000 روپے نہیں چاہتا، اس کے بدلے مجھے مال دے دو۔ کیا اتنا مال کھپا سکو گے؟ جی ہاں، گلو دادا کے پورے علاقے میں صرف میں مال بیچوں گا۔ اچھی طرح سوچ لو، جو لوگ وہاں مال بیچتے آ رہے ہیں ان سے خون خرابہ ہو سکتا ہے۔ ہونے دو، جب میں نے گالیاں سن لی، لات جوتے کھا لیے، عزت کی پرواہ نہیں کی تو جان کی پرواہ کیا کروں گا۔ دوسرے دن وہ مال لے کر گلو دادا کے پاس پہنچا۔ دادا نے اسے گلے لگا لیا، پھر کہا، سب سے پہلے تمہیں اس علاقے کے دوسرے دادا سے ملاؤں گا۔ خالد نے پوچھا، کیا یہاں 2 دادا ہیں؟ میرے دوست، ہر علاقے میں 2 دادا ہوتے ہیں۔ دوسرے دادا کو خوش رکھے بغیر کوئی غلط دھندا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے خالد کو 1,000 روپے دیے، اسے ساری باتیں اچھی طرح سمجھا دیں، پھر اسے علاقے کے تھانے دار کے پاس لے گیا۔ اس کا تعارف کراتے ہوئے بولا، حضور، یہی میرا یار خالد ہے، اب یہی رہا کرے گا، آپ کو سلام کرنے آیا ہے۔ خالد نے جھک کر سلام کرتے ہوئے ایک لفافہ پیش کیا۔ تھانے دار نے لفافہ لیا اور پھر اسے ایک چھڑی جماتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ، محلے کے معزز لوگوں کا خیال رکھنا، انہیں کسی قسم کی شکایت نہ ہو۔ اس نے نہایت شریفانہ انداز میں وہاں رہائش اختیار کی۔ علاقے کے لوگوں سے میل جول بڑھانے لگا۔ چونکہ ڈھنگ کا لباس پہنتا تھا، گفتگو کا سلیقہ جانتا تھا، اس لیے وہاں کے شریف و معزز لوگوں کو بھی متاثر کرنے لگا۔ معزز لوگ جانتے تھے کہ وہ گلو دادا کا آدمی ہے، ضرور کوئی غلط دھندا کرتا ہوگا، لیکن انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ آنکھوں سے دیکھنے پر وہ متاثر کر دیتا تھا۔ جو لوگ پہلے سے پڑیاں بیچتے تھے انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی، ایک آدھ بار جھگڑا بھی کیا، مگر اس نے گلو دادا کی مدد سے ہر مخالفت کو کچل دیا تھا۔ اس نے 1 برس میں ایسی دھاک جما لی کہ اس علاقے میں گلو دادا سے زیادہ اس کا نام گونجنے لگا۔ اب وہ چھوٹی چھوٹی پڑیاں نہیں بیچتا تھا، تھوک مال خرید کر اپنے حواریوں کو بیچنے کے لیے دیتا تھا۔ ہیروئن کے تھوک بیوپار میں 1,00,000 2 لاکھ روپے گردش کرتے رہتے ہیں۔ منافع کی رقم الگ ہوتی ہے۔ ایک گلو دادا کی مہربانی سے وہ دیکھتے ہی دیکھتے لکھپتی بن گیا تھا اور اسے آگے بڑھانے والا صرف نام کا دادا رہ گیا تھا۔ وہ محض دنگے فساد کے کام آتا تھا۔ اس کے علاقے میں جو بھی تھانے دار آتا تھا وہ خود چل کر خالد سے ملنے آتا تھا، کیونکہ اب اس کے حواریوں کے پاس 7mm کی رائفلیں اور خود اس کے پاس کلاشنکوف جیسے ہتھیار تھے، اور وہ تھانے والوں سے کہتا تھا کہ وہ جب چاہیں اس کے گھر کی تلاشی لے سکتے ہیں، اور تلاشی لینے والے بھی جانتے تھے کہ اس کے گھر سے کوئی قابل اعتراض چیز برآمد نہیں ہوگی۔ وہ علاقے کا معزز غنڈہ تھا، خود کو ہر الزام سے بچائے رکھتا تھا۔ چونکہ وہ ملزم نہیں تھا اس لیے معزز تھا۔ اس نے 2,000 گز کے پلاٹ پر شاندار کوٹھی بنوائی تھی اور اس میں ہر طرح کا آسائش کا سامان تھا، صرف زمینہ نہیں تھی۔ وہی ایک ہستی تھی جس کی خاطر بد نصیبی کے دور میں اس نے گالیاں سنی تھیں۔ اس نے خود کو مٹا کر سب کچھ پا لیا تھا۔ اس کے پاس دولت بڑھتی جا رہی تھی، جائیداد پھیلتی جا رہی تھی۔ کئی بار ذلتیں برداشت کرنے کے بعد وہ اپنی عزت کروانا سیکھ گیا تھا۔ جیسے پولیس والے سلام کرتے ہیں، اسے ساری دنیا جھک کر سلام کرتی ہے۔ خالد نے
रेडियो, कलर टीवी, वीसीआर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और ऐसा ही बेशुमार कीमती नुमाइशी सामान खरीदना शुरू किया। ये सब कुछ उसकी कोठी में तो पहले से ही मौजूद था। अब ये ख़ास तौर से उसने समीना के लिए ख़रीदा ताकि भाभी जान ये बहाना ना करें कि अभी समीना का जहेज जोड़ने में वक्त लगेगा। घर वाले इसे हकारत से देखा करते थे, इसे नाकारा और हराम कहते थे। अब वो अपने साथ ऐसी कोई कमज़ोरी रखना नहीं चाहता था जिसके बाद समीना फिर इससे दूर करती जाए। मुख्तसर ये कि वो एक बड़े से ट्रक में सारा सामान लदवा कर 2 साल बाद अपने घर पहुंच गया था। घर के हर फर्द पर दहशत तारी थी। बड़े भाई अहमद यार खान और मंझले भाई असद यार खान क्लाशनकोव देखते ही डर के मारे दीवार से जा लगे थे। दोनों भाभियां खौफ से थर थर काँप रही थीं। खालिद की उंगली ट्रैगर पर थी, इसकी आंखों में खून उतर आया था। इसके तेवर बता रहे थे कि आज वो अपने भाइयों और भाभियों में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। दूसरे कमरे में इनकी जवान बेटियां और बेटे मौजूद थे। एक खतरनाक हथियार देखते ही सबके सब कमरे से निकल आए, अपने अपने वालिदैन के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। फैसल ने कहा, चाचा जान, अल्लाह के लिए इसे रख दीजिए। हम सब आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको कातिल के रूप में नहीं देख सकते। खालिद ने कहा, मेरे बच्चों, मुझे मजबूरी और बेबसी की इंतहा को पहुंचाया गया है। मेरे सामने कोई रास्ता नहीं है। मुझे इस घर से मेरा हक नहीं मिल रहा है। तुम सब जानते हो कि मैं समीना की खातिर इस घर से निकला था और इसी के लिए वापस आया हूँ। आज मैं नाकारा नहीं हूँ, हराम नहीं हूँ, हज़ारों लाखों रुपए कमा रहा हूँ। मेरे पास वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जिनके ज़रिए मैं अपनी शरीक हयात को हमेशा खुश रख सकता हूँ। मैंने 3 बरस में वापस आने का वादा किया था। इससे पहले तुम्हारे बुज़ुर्गों ने समीना की कहीं मंगनी कर दी है। इनकी वादा खिलाफ़ी इनकी कमज़रफ़ी का खुला सबूत है। ये समझते थे कि मैं वापस आकर चीखता चिल्लाता और तड़पता रह जाऊँगा, मगर इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकूँगा। अब इनकी समझ में आ जाना चाहिए कि मैं रोने और तड़पने वाला दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। तुम सब मुझे समझाने के बजाय अपने वालिदैन को समझाओ। तमाम बच्चे अपने वालिदैन की तरफ घूम गए और इन्हें सवालिया नज़रों से देखने लगे। वो वालिदैन से कम बोलते थे और बाज़ हालात में इनकी खामोशी बुज़ुर्गों को बहुत कुछ समझा देती थी। अहमद यार खान ने खंकार कर गला साफ करते हुए कहा, बेगम, 2 बरस पहले खालिद ने इसी कमरे में हम पर चाकू निकाला था। इस वक्त भी हमारे बच्चों ने अपने चचा और समीना खाला की दबी ज़बान में हिमायत की थी। आज भी ये हमारे सामने ढाल बने हुए हैं, लेकिन मोहब्बत चचा से कर रहे हैं। अब हमें ये एतराफ़ कर लेना चाहिए कि हमारी बेजा ज़िद ने खालिद को चाकू के मरहले से क्लाशनकोव के मरहले तक पहुंचा दिया है। असद यार खान ने कहा, भाईजान, आप दुरुस्त कहते हैं। हमें अपनी गलती का एतराफ़ कर लेना चाहिए। हम इस घर को जहन्नम नहीं बनाएंगे। खालिद, यह हथियार रख दो। समीना की मंगनी नहीं हुई है। खालिद ने चौंक कर भाभी जान को देखा। वो बोली, हाँ, मैंने झूठ कहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ करीब आया। वो सहमी जा रही थी, लेकिन इसने पास आकर इनके कदमों में हथियार को रख दिया। फिर घुटने टेक कर बोला, मैं मंगनी की खबर सुनकर मुश्तइल हो गया था। मुझसे जुनून की हालत में गुस्ताखी हो गई। मुझे माफ़ कर दीजिए। भाभी के कदमों में क्लाशनकोव थी। अगर वो माफ़ ना करती तो घुटने टेकने वाला फिर जुनून में हथियार उठा सकता था। वो बोली, ठीक है, गलती हमसे भी हुई, तुमसे भी हुई। मैं अपनी बहन की भलाई के लिए तुम्हारी मुखालफत करती थी, अब नहीं करूँगी। मंजली भाभी ने कहा, इसका मतलब है कि शादी पक्की हो गई। भाई मुबारक हो। फैसल, जुनैद और दूसरे भतीजे अपने चचा से गले मिलने लगे। दहशतज़दा माहौल में अचानक ही ईद आ गई। सब एक दूसरे से हंसने बोलने लगे। लड़कियां दूसरे कमरे में आकर समीना से लिपट रही थीं और खाला के रिश्ते को नज़रअंदाज करते हुए इसे छेड़ रही थीं। खालिद ने कहा, भाभी जान, मैंने सोचा आपको समीना के जहेज के सिलसिले में परेशानी होगी, इसलिए ये तमाम सामान ले आया हूँ। भाभी ने कहा, दुनिया क्या कहेगी? मैं बहन को तुमसे ब्याहूंगी और तुमसे ही इसका जहेज लेकर तुम्ही को दूंगी। उसने कहा, समीना के सरपरस्त भाईजान हैं, लिहाजा ये जहेज भाईजान की तरफ से दिया जाएगा। बड़े भाई ने खुश होकर कहा, हाँ,
ये सब कुछ मेरी तरफ से समीना को दिया जाएगा। भाभी ने पूछा, तुमने इतनी तरक्की कैसे कर ली? आखिर तुम करते क्या हो? कारोबार करता हूँ। भाईजान ने पूछा, क्या कारोबार है तुम्हारा? इसने जवाब दिया, साफ़ सुथरा कारोबार है। एक तरफ से माल ख़रीदता हूँ, दूसरी तरफ बेच देता हूँ। एक बार एक बदमाश ने मेरा रास्ता रोककर कहा था कि तुम जेल में हो। बड़े भाई ने कहा, आप इस बदमाश की सूरत एक बार दिखा दें, वो फिर इस शहर में दिखाई नहीं देगा। मंझले भाई ने कहा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे इस शहर में तुम्हारी हुकूमत है। बेशक, यहाँ उसी का रोब और दबदबा है जिसके पास क्लाशिनकोव है। भाई ने हंसते हुए कहा, तुम कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक हो गए हो। ये बताओ, इतने अरसे तक कहाँ रहे? अपनी कोठी में। अपनी कोठी? सबने हैरानी से इसे देखा। भाइयों और भाभीयों ने इसे अपने घर से बेदखल करने, इसका हिस्सा हड़प करने के लिए बड़ी साजिशें की थीं। खालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने 2000 गज के प्लाट पर एक शानदार कोठी बनवाई है, क्या आप लोग देखते ही रह जाएंगे? सबके मुंह हैरत से खुले रह गए। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था। खालिद ने अपने भतीजों से कहा, हमारे घर में जितने अफराद हैं, इनके हिसाब से टैक्सियाँ ले आओ, मैं अपनी कोठी में ले चलूँगा। आधे घंटे में 5 टैक्सियाँ आ गईं। खालिद ने अपने वालिद समद यार खान को अपने साथ बिठाते हुए कहा, मेरी कमाई और कोठी पर सबसे पहले आपका हक है। जब सारी दुनिया मुझे खोटा सिक्का कहती थी, तब भी आपने मुझे आँख नहीं किया था। कोठी के सामने गाड़ियाँ आकर रुकीं। खालिद के कितने ही हवारियों ने करीब आकर गाड़ियों के दरवाजे खोले, आने वालों को अदब से सलाम किया। वो सब इस कोठी को ऐसे देख रहे थे जैसे ज़िंदगी में पहली बार एक आलीशान महल को देख रहे हों। वो इनकी तवक्को से बहुत ज़्यादा था। हर कमरे में कीमती आराइशी सामान को देख देख कर मुसरत का इजहार करते जा रहे थे। अब कोई ये नहीं पूछ रहा था कि ये तमाम सामान आया कहाँ से, इतनी शानदार कोठी कैसे बन गई है, और इसके पास क्लाशिनकोव जैसा हथियार क्यों है। वो चारों तरफ घूम घूम कर कोठी को और बागीचे को देख रहे थे और कह रहे थे, अल्लाह जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। समद यार खान ऐनक लगाए चुपचाप देख रहे थे। खालिद ने कई बार इन्हें सवालिया नज़रों से देखा। वो तवक्को कर रहा था कि बाप की तरफ से भी दाद मिलेगी। वापसी पर उसने पूछा, अब्बा जान, आपको मेरी कोठी पसंद आई? ये जिसे तुम कोठी कहते हो ना, ये तुम्हारे दौर का मकान है। मुझे मेरे दौर का अपना पुराना मकान पसंद है। क्या आपको अपने बेटे की तरक्की से खुशी नहीं हुई? ये तुम्हारे दौर की तरक्की है, इससे मेरा दौर का कोई बूढ़ा खुश नहीं होगा। क्या आप समझते हैं कि ये मेरी हराम की कमाई है? ये समझने के लिए बहुत ज़्यादा अकल की ज़रूरत नहीं है। बाप सारी उम्र की कमाई के बाद 100 गज़ के प्लाट पर मकान बनाता है और बेटा सिर्फ 2 साल में 2000 गज़ के प्लाट पर महल बनाता है, तो ईमानदारी और बेईमानी का फ़र्क तो साफ ज़ाहिर हो जाता है। वो थोड़ी देर खांसने के बाद बोला, मैं एक बात तुम्हारे कान में कहना चाहता हूँ। आप कान में क्यों कहना चाहते हैं? मैं नहीं चाहता कि ये बात तुम्हारे भाइयों को, दूसरे रिश्तेदारों को मालूम हो। खालिद इनके करीब झुक गया, अपना कान करीब ले आया। वो धीरे धीरे से थरथराती हुई आवाज़ में कुछ कहने लगे। वो बात थी, ये बूढ़े बाप की लात थी जिसकी ठोकर दिल पर पड़ रही थी। इसे यूँ लग रहा था जैसे वो बहुत बुलंदी से इंतहाई पस्ती की तरफ गिरता जा रहा था। फिर वो सीधा होकर बैठ गया, बाप को तकने लगा। बूढ़े बाप की आंखें और ऐनक आंसुओं से भीगती जा रही थीं। वो होले होले कांप रहे थे और खांस रहे थे। उन्होंने जो कुछ कहा था, इसे कहने के बाद किसी अजाब में मुब्तला हो गए थे। वो दूसरे दिन अपनी आमना आपा से मिलने गया। आपा ने इसकी आमद पर खुशी का इजहार नहीं किया। वो बोला, मैंने सुना है कि आप किसी कोठी में काम करती हैं, क्या अब तुम एतराज़ करने आए हो? आपा, इंसान अपने बदतरीन हालात का मुकाबला करने के लिए वक्ती तौर पर अपनी सतह से गिर जाता है। यह हमारी और ज़हीर भाई के रिश्तेदारों की कमज़रफ़ी है कि उन्होंने आप लोगों से ताल्लुकात ख़त्म कर लिए। बहरहाल जो होना था सो हो गया। मैं अपनी भांजियों की शादी में लाखों रुपए का जहेज़ दे सकता हूँ। खालिद, घर में तुम्हारे किसी बुज़ुर्ग ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारे पास इतने कम वक्त में लाखों रुपए कहाँ से आ गए? हमारे मुल्क में ये कानून नहीं है।
کہ لوگوں کے پاس اچانک آنے والی دولت کا حساب لیا جائے۔ جہاں قانونی محاسبہ ہوتا ہے وہاں محلے داروں اور گھر کے بزرگوں کا محاسبہ بھی پرائے نام ہوتا ہے۔ آمنہ نے کہا، کل فیصل نے آ کر بتایا تھا کہ تم کتنے امیر کبیر ہو گئے ہو۔ بھائیوں اور بھابھیوں نے سمینہ سے تمہاری شادی کا فیصلہ بھی سنایا ہے۔ میں بھی ایک فیصلہ سناتی ہوں۔ پہلے میری بات کا چند لفظوں میں جواب دو۔ کیا تمہارا تعلق ڈرگ مافیا سے ہے؟ آپ کا خیال ڈرگ مافیا کی طرف کیوں گیا؟ ہم کھلی آنکھوں سے زمانے کو دیکھتے ہو سمجھتے ہیں ہمارے شہر میں جس کے پاس دولت اور کلاشنکوف ہو کیا وہ مومن ہوگا؟ میری بات کا جواب ہاں یا نہ میں دو۔ آپ درست سمجھ رہی ہیں۔ آمنہ نے سختی سے ہونٹوں کو بھینچ لیا۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ اس نے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے کہا، میرے بھائی، آج کے بعد میرے دروازے پر نہ آنا۔ وہ چونک کر بولا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، ایک کی شادی ہونے والی ہے، دوسری کا رشتہ بھی ایک اچھے گھرانے سے آیا ہے۔ اگر ان کی سسرال والوں کو معلوم ہوا کہ ان کا ماموں منشیات فروش ہے اور اسلحے کے بل پر دہشت پھیلاتا ہے، تمہارا کچھ نہیں جائے گا۔ تم آج کے ہیرو ہو مگر میری بچیاں عمر بھر بیٹھی رہ جائیں گی۔ آپا، میں نادان نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں، مگر آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں نے بہت مجبور ہو کر۔ آمنہ نے ہاتھ اٹھا کر بات کاٹتے ہوئے کہا، بس آگے نہ کہنا۔ تم مجھ جیسی بیٹیوں کی ماؤں سے زیادہ مجبور نہیں ہو سکتے۔ تم نے بھائیوں اور بھابھیوں کو منہ توڑ جواب دینے اور سمینہ کو حاصل کرنے کی ضد میں ایسا کیا ہے۔ تم مجبور نہیں تھے۔ ہمارے ملک میں بے شمار تعلیم یافتہ نوجوان بے روزگار ہیں۔ تمہاری طرح ان نوجوانوں کے خوابوں میں بھی کوئی نہ کوئی سمینہ ہوگی اور حالات ان کے خوابوں کو چکنا چور کرتے ہوں گے۔ ناکامی انہیں بھی تیج دلاتی ہوگی۔ اس کے باوجود یہ تمہاری راہ پر کیوں نہیں چلتے؟ کیا بزدل ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ کیا یہ دولت نہیں چاہتے؟ نہیں، یہ قناعت پسند ہوتے ہیں، صرف خوشحالی چاہتے ہیں، اپنی ذہانت سے، اپنی صلاحیتوں سے اور کسی نہ کسی تدبیر سے جینے کی راہ نکال ہی لیتے ہیں۔ جب تک تم موجودہ راستے پر چلتے رہو گے ہم ندی کے دو کنارے بن کر رہیں گے۔ آپا، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں۔ اگر چھوٹے غلطی کریں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ان سے رشتہ ختم کر دیا جائے۔ تمہیں غلطی کا احساس ہے مگر غلطی سے باز آنے کا ارادہ نہیں ہے۔ جب ارادہ کر لو اور اس پر عمل بھی کرو تو میرے پاس آنا، میں ماں بن کر تمہارا استقبال کروں گی۔ فی الحال اللہ حافظ۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ خالد کو بھی اٹھنا پڑا اور اس کے پیچھے پیچھے دروازے کے باہر آنا پڑا۔ بہن نے اس پر ایک نظر ڈالی، پلٹ کر دروازے پر آئی، پھر مزید کچھ کہے بغیر اس کے پٹ بند کر دیے۔ وہ اپنی آپا سے بہت پیار کرتا تھا۔ آج وہ پیار کے رشتے سے ٹوٹ کر جا رہا تھا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا لیکن پچھتاوا نہیں تھا۔ شام کو صمد یار خان اور زلیخا بی بی کے متعلق پنچایت اپنا فیصلہ سنانے والی تھی۔ فیصل اور جنید نے خالد سے کہا، چچا، آپ اس پنچایت میں ضرور جائیں، ہو سکے تو کلاشنکوف ساتھ لے جائیں۔ جو ہمارے دادا جان کے خلاف بولے اسے دھمکی دیں اور یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ دو بوڑھوں کا آپس میں مل بیٹھنا گناہ نہیں ہے۔ ہاتھ میں ہتھیار لے کر سمجھاؤ تو بات جلد سمجھ میں آ جاتی ہے۔ خالد اس پنچایت میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس معاشرے میں مرد اور عورت کو مل بیٹھنے کی اجازت نہیں ملتی، خواہ وہ بوڑھے ہی کیوں نہ ہوں۔ چونکہ ماں باپ کا معاملہ تھا، دوسرے بھائی شریک ہو رہے تھے، اس لیے وہ بھی شریک ہو گیا۔ پنچ میں سے ایک ادھیڑ عمر کے شخص نے کہا، ہماری گندی گلی میں بڑے میاں نے جو شرمناک حرکت کی ہے اس کے چشمدید گواہ یہاں موجود ہیں۔ یہاں ان کے تینوں صاحبزادے بھی موجود ہیں۔ اگر یہ اپنے والد کی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہم ان کی بات ضرور سنیں گے۔ بڑے بیٹے احمد یار خان نے کہا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن مجھے اس محلے کے گمنام نوجوانوں کا ایک خط ملا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ایسے ہی خطوط یہاں کے تمام بزرگوں کے نام روانہ کیے گئے ہیں۔ ایک بزرگ نے کہا، یہ چند سرپھرے نوجوانوں کی شرارت ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ صمد یار خان کو زلیخا بی بی سے ملنے جلنے کی اجازت دی جائے۔ ایک اور بزرگ نے کہا، میں جانتا ہوں صمد یار خان کے پوتے فیصل اور جنید نے
चंद नौजवानों का एक गिरोह बनाया है। इस गिरोह ने हम सब के नाम ये खतूत भेजे हैं। खालिद ने कहा, इस गिरोह में आप लोगों के जवान बच्चे भी हो सकते हैं। उन्होंने खतूत में अपना नाम नहीं लिखा। उन्होंने आप लोगों की बुजुर्गी का पास रखते हुए सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है कि दो मासूम बूढ़े जज्बों से एक दूसरे का दुख बांटते हैं। इनकी नीयत पर शुबा न किया जाए, इन्हें मिलने की इजाज़त दी जाए। पंच के एक शख्स ने कहा, क्या किसी के दिल में कोई झांक कर देख सकता है कि इसकी नीयत कैसी है? दूसरे ने कहा, नीयत का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे यहाँ मर्द और औरत का खुलेआम गली में बैठना बेहयाई है। राशिद ने कहा, ये कितने अफसोस की बात है कि मेरी वालदा को इस बुढ़ापे में बदनाम किया जा रहा है। मैं तो इस महल्ले में मकान खरीद कर पछता रहा हूँ। तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। हम पंचों का फैसला है कि समदयार खान के बेटे अपने बाप को ताले चाबी में रखें और गली में ना आने दें। इस फैसले पर तमाम हाजरीन के दस्तखत होंगे। अगर समदयार खान को कभी गली में देखा गया तो ये मामला थाने और कचहरी तक पहुंचा दिया जाएगा और महल्ले वाले समदयार खान के तमाम घर वालों से साहब सलामत तर्क कर देंगे। सब ने इस फैसले से इत्तेफाक किया। एक कागज़ पर फैसला लिखा गया। वहाँ हाजिर होने वाले इस कागज़ पर दस्तखत करने लगे। तीनों से दस्तखत कराए गए। समदयार खान ने पूछा, कोई मुझे भी बताए क्या फ़ैसला हो रहा है? एक साहब ने चीख कर कहा, आज से आप गंदी गली में नहीं जाएंगे। आपके बेटे पिछले दरवाजे पर ताला डालेंगे। वो छड़ी का सहारा लेकर थरथराते हुए खड़े हो गए। फिर बोले, ए लोगों, ये कैसा अहमकाना फ़ैसला है? अगर मैं गंदा हूँ तो मुझे गंदी गली में जाने दो। जब तुम तमाम गंदगी वहाँ फेंकते हो तो मुझे भी वहाँ फेंक कर भूल जाओ। और अगर मैं गंदा नहीं हूँ तो फिर मुझ पर पाबंदी कैसी? उन्होंने पंचों की तरफ हाथ उठाकर कहा, मेरे खिलाफ फैसला करने से पहले गंदी गली को ख़त्म करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, अगर करोगे तो अपने अपने दिमाग का कचरा कहाँ फेंकोगे? वो अपने सीने पर हाथ मारकर बोले, मैं दावे से कहता हूँ तुम्हारे फैसले पर वो तमाम बूढ़े दस्तखत नहीं करेंगे जिनकी जवान औलाद इन्हें घर के सहन या स्टोर रूम में रखकर भूल गई है। वो हाथ उठाकर बोले, लोगों सुनो, हम बूढ़े नहीं बीमार हैं। जुलेखा राशिद की माँ नहीं, एक नर्स है। जब खुदगर्ज रिश्तेदार अस्पताल में फेंक कर चले जाते हैं तो ये नर्स हमारे लिए मुस्कुराती है। दुनिया ना पूछे मगर ये हमारा हाल पूछती है, हमारी कलाई थामती है, हमारे सर पर हाथ फेरती है, हमें जीने का हौसला देती है। अगर तुम्हारे मुआशरे में खुलेआम मर्द और औरत का करीब आना जुर्म है तो अस्पतालों से नर्सों का वजूद ख़त्म कर दो। वो खांसने लगे। फिर बोले, ए लोगों, ज़रा सोचो, हम अपनी ज़िंदगी के आखिरी सफ़र में हैं और जुलेखा एक एयर होस्टेस है। वो मुस्कुराती है और यकीन दिलाती है कि हमारा सफ़र आराम से कट जाएगा। वो मोहब्बत से हमारा हाल पूछती है। कोई तकलीफ़ या परेशानी हो तो उसे दूर कर देती है। वो हमारी माँ नहीं होती, बहन भी नहीं होती, न बीवी होती और न ही महबूबा। फिर भी खुलेआम हमारे रफ़ीक़े सफ़र होती है और ये जुर्म नहीं होता। फिर तुम लोग मुझे किस जुर्म की सज़ा दे रहे हो? वो बोल रहे थे, बोलते जा रहे थे, खांस रहे थे और बलगम थूकते जा रहे थे। खालिद इनसे दूर सर झुकाए बैठा हुआ था। इसके बड़े भाइयों ने बाप को दोनों तरफ से थाम कर झंझोड़ते हुए कहा, चुप हो जाएं, खुदा के लिए चुप हो जाएं, यहाँ कोई नहीं है, सब जा चुके हैं। समदयार खान के जहन को झटका लगा। कोई नहीं है, कोई सुनने वाला और इंसाफ करने वाला नहीं है। जुलेखा, इनके दिल पर एक घूसा लगा। जुलेखा के आखिरी हर्फ पर इनका पोपला मुँह खुला रह गया। दीदे फैलकर साकित हो गए। जुलेखा कोई शजरे ममनुआ नहीं थी, महज ऑक्सीजन थी। एक बूढ़े की नाक से ऑक्सीजन की नलकी हटा ली गई थी और इसने फड़फड़ाकर दम तोड़ दिया था। तुम लोगों, तुम अपने बूढ़ों को कुछ नहीं दे सकते। कितने कल्लाश हो कि इखलाकी ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचा सकते। सुबह के 4 बजने वाले हैं। गंदी गली में एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कई खाकरूब झाड़ू लगा रहे हों। कचरों से उड़ने वाली गर्द उन्हीं घरों में जा रही है जहाँ से कचरे फेंके गए थे। खालिद जाग रहा है। उसने तमाम रात सोने की कोशिश की
करवटें बदलता रहा। 2 अदद ख्वाब आवर गोलियां भी खाईं, लेकिन बात ना बनी। कोई कितनी ही दौलत कमाए, मगर इसकी ज़िंदगी में ऐसी रातें आती हैं जब इसकी नींद उड़ जाती है। उसके करीब ही समीना सो रही थी। दोनों के दरमियान इनका नौज़ायदा बेटा भी महवे ख्वाब है। देखते ही देखते बहुत सारा वक्त गुजर चुका है। दौलत भी मिल गई, शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया। दौलत मिलने के बाद इज़्ज़त नहीं रुकती, बढ़ती चली जाती है। अब खालिद की ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसके बावजूद आज उसकी नींद उड़ गई है। वो बिस्तर से उठकर मेज़ के पास आ गया और कुर्सी पर बैठकर डायरी का खाली सफ़ा खोल रहा है और उस पर लिख रहा है कि आज मैं बहुत परेशान हूँ। ये सुना है और पढ़ा है कि हम जैसों को मरने के बाद जहन्नम की आग में फेंका जाएगा। आज मैं जीते जी अपने अतराफ जहन्नम की आँच महसूस कर रहा हूँ। इस एहसास का सबब मेरा ज़मीर नहीं है। ऐसी बात भी नहीं है कि दौलत से जी भर गया है। दौलत से पेट भरता है, जी नहीं भरता। ये कमबख्त जितनी मिलती है उतना ही लालच बढ़ता जाता है। मैंने 2000 गज के प्लॉट पर बनी हुई कोठी फ़रोख्त कर दी है और डिफेंस में एक शानदार कोठी ख़रीद ली है। यानी अपनी इज़्ज़त और शान व शौकत को 4 चांद लगा दिए हैं। कोई मेरे माजी में झांकने वाला नहीं है, कोई मेरे कारोबार के मुतालिक पूछने वाला नहीं है, क्योंकि इस इलाके में सभी इज़्ज़तदार और ख़ानदानी लोग रहते हैं। मैं यहाँ आला नस्ल का इंसान बन चुका हूँ। मैं यकीन से कहता हूँ, जब तक मेहनत और हलाल की रोज़ी कमाने वाली आमना आपा और ज़हीर भाई पर उंगलियाँ उठाई जाती रहेंगी, तब तक हम पर उंगलियाँ उठाने वाली हसास कौम पैदा नहीं होगी। अभी हम खुलकर कमा रहे हैं और ऐश कर रहे हैं। जिसमें दम हो वो हमारा गिरबान पकड़ने आए, हम एक फ़ोन करेंगे और इसे हवालात में पहुंचा देंगे। लेकिन अब मेरा खून जोश मार रहा है। समीना ने एक बेटे को जन्म दिया है। मैं सोच रहा हूँ, क्या ये जवान होकर हीरोइन की पुड़ियाँ बेचेगा? अगर मुहिब वतन होगा तो मेरा हथियार लेकर मुझे गोली मार देगा। मैं अपने बेटे के हाथों मरना नहीं चाहता और बेटे को मंशियात फरोश नहीं बनाना चाहता। मैंने जो किया दौलत के हुसूल के लिए किया। मैं पेशावर मुजरिम नहीं हूँ कि अपनी औलाद को भी मुजरिम बना दूँ। ये तो बेटे की बात है, कल बेटी भी पैदा हो सकती है। एक नहीं कई हो सकती हैं। मेरी बेटियाँ मेरे ही जैसे दौलतमंद मुजरिमों के ख़ानदान में बहुएँ बनकर जाएंगी। इनके नसीब में शराबी और अय्याश खामिंद होंगे। आज आमना आपा की बातें समझ में आ रही हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। ये धंधा छोड़ नहीं सकता। छोड़ूंगा तो भत्ते के तौर पर बड़ी बड़ी रकमें अदा नहीं कर सकूँगा, और जब अदा नहीं करूँगा तो एक आम मुजरिम की तरह पकड़ा जाऊँगा। मैं जिस रास्ते पर हूँ वहाँ से वापस नहीं हो सकता। मेरे अब्बा जान मरहूम बहुत दानिशमंद थे। उन्होंने मेरे भाइयों के कहने पर मुझे आँख नहीं किया। फिर मेरी दौलत और शान व शौकत देखकर समझ लिया कि आइंदा मेरी शरीक हयात मुजरिमों की नस्ल पैदा करेगी। इसीलिए उन्होंने मेरे कान में चुपके से कहा था, खालिद, मैं तेरा सर भाइयों के सामने झुकाना नहीं चाहता और मैं मुजरिम नस्ल का दादा नहीं कहलाना चाहता। लिहाजा आज तुझे आग करता हूँ। आज से तू मेरा बेटा नहीं, तू और तेरी औलाद मेरे नाम से नहीं पहचानी जाएगी। आज मुझे आमना आपा और अब्बा जान मरहूम की बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। मैं ना आगे जा सकता हूँ और न पीछे पलट कर आ सकता हूँ। ऐसी बेबसी के आलम में सिर्फ औलाद के लिए दुआएं मांग रहा हूँ। मेरे माबूद, मेरे गुनाहों की सज़ा मेरी औलाद को न देना। हमारी आइंदा नस्ल को एक तू ही जुराइम से महफूज रख सकता है। मेरे मालिक, मुझे अजाब दे, मगर हमारी नस्ल को रहमतों से नवाज दे। वो डायरी के सफ़े पर लिखते लिखते रुक गया। पास वाली मस्जिद से फजर की अजान सुनाई दे रही थी। उसने भीगी आंखों से खिड़की के पार देखा और सर झुका लिया।